हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। इंडिया के इस बेहतरीन चैनल पर आप सभी का मोस्ट वेलकम। तो माय फ्यूचर डॉक्टर्स, ठीक है, आज हमारा लास्ट टॉपिक है। बेहतरीन तरीके से इसको भी ब्रेन में सेट करने वाले हैं। छोटा सा ही है, बहुत कम टाइम में हम इसको ब्रेन में सेट कर देंगे। वेटेज की अगर बात करते हैं तो बहुत ज्यादा वेटेज तो नहीं है, 1 क्वेश्चन का वेटेज है, पर 1 क्वेश्चन भी बहुत होता है, ठीक है, हल्के में मत लेना उसको भी। 1 क्वेश्चन है, ठीक है, मींस अगर कट ऑफ हाई जाएगी तो एक एक क्वेश्चन की वैल्यू है, आप समझ रहे हो। और अक्सर कर बच्चा इस टॉपिक को बाईपास कर देता है, तो बाईपास नहीं करना, ठीक है, बाईपास नहीं करना। मैं अभी मतलब बहुत कम टाइम के अंदर, ठीक है, अप्रोक्सीमेट कम से कम टाइम के अंदर आपके ब्रेन में सेट कर दूंगा, बिल्कुल एनसीईआरटी, ठीक है। और एनसीईआरटी से ही आता है इसके अंदर, और जहां से आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो उसका ब्रीडिंग वाला पार्ट है। ब्रीडिंग, ठीक है, इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग और मोइट, ठीक है, मल्टीपल ओव्यूलेशन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। मेन पार्ट तो ये है जिस पर आपको कमांड होनी चाहिए, जहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। हाँ, फिर भी भाई इनिशियल और लास्ट वाले पार्ट से भी बन सकता है, तो हम चैप्टर तो पूरा कराएंगे, रिस्क नहीं लेंगे। पर हाँ, ब्रीडिंग वाला पार्ट और मोइट वाला पार्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम परफेक्टली आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। स्ट्रेटेजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ये आपको समझ ही रहे हो, क्योंकि जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, आप समझ रहे हो, फूड की रिक्वायरमेंट है। तो फूड के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करना जरूरी है, और उसमें भी, ठीक है, कंटिन्यू प्रोडक्टिविटी यानी क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों को मेंटेन करना जरूरी है। तो ये पूरी ब्रांच है एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। अब नाम से समझना, एनिमल हस्बेंड्री, हस्बेंड्री मतलब समझते हो कहां से लिया गया, हस्बैंड। बच्चों से पूछते हैं ऑफलाइन में कि बेटा हस्बैंड का मतलब क्या होता है, बच्चे क्या बोलते हैं सर, ठीक है, बच्चे बोलते हैं सर जिसकी हंस के बैंड बजाई जाए, ठीक है, वो हस्बैंड है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, वो मस्ती का मूड होता है, बस यही अंतर है। ऑफलाइन में बच्चे सामने होते हैं, ठीक है, टीचर बच्चों की थोड़ी मस्ती भी चलती है, ठीक है, उस मस्ती में कहीं ना कहीं की एनर्जी क्रिएट होती है, और वो एनर्जी कहीं ना कहीं बच्चों को बूस्ट करती है, ठीक है, बस वो मस्ती नहीं हो पाती यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ठीक है, वहां ऑटोमेटिकली हम भी कोशिश करते हैं कि जब बच्चे को चेहरे देख लेते हैं, आज उतरे हुए चेहरे हैं, ठीक है, तो एक्टिवेट किया जाए, तो बच्चों को एक्टिवेट भी कर देते हैं, बूस्ट भी कर देते हैं, बीच बीच में मस्ती भी हो जाती है। बट यहां क्या बच्चा करेगा, बच्चे का मूड ऑफ होगा तो क्या कर देगा, पॉज करके बाहर चला जाएगा, घूम फिर के आगे फिर से ऑन करके देख लेगा। तो इसलिए आप समझ रहे हो ना, तो ठीक है, अल्टरनेटिव सोर्स बच्चों के पास हैं। बच्चों को मूड नहीं है आज देखने का, वो कल देख लेगा। पर यही गड़बड़ तो सब हो जाती है, जितनी ज़्यादा आपको फैसिलिटी मिलती है उतना ही आप, मतलब आपका मतलब हर बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, बच्चे थोड़ा सा क्या होते हैं, केयरलेस हो जाते हैं, ठीक है। बस वही नहीं करना, जो बच्चा हर परिस्थिति में लगा रहेगा, ठीक है, ऑनलाइन को ऑफलाइन की तरह लेगा, तो मैं 100% कह रहा हूं कि ऑनलाइन भी बेहतर बेहतर तरीके से रिजल्ट देने वाला है, ठीक है। तो आप समझ ही रहे हो कि कहीं भी हम तो कमी नहीं छोड़ रहे, ठीक है, आपको भी कमी नहीं छोड़नी, ठीक है। तो बात आती है हस्बैंड्री, समझ में आ गया, हस्बैंड, हस्बैंड का मतलब कह सकते हो, ठीक है, वंस हु, ठीक है, टेक केयर, जो आपकी केयर करता है वो हस्बैंड है, उसी से लिया हस्बैंड्री, जो एनिमल्स का केयर टेकर है। आप समझ गए ना मेरी बात। तो हस्बैंड्री में हम करते क्या है, ठीक है, कह सकते हो भाई लाइव स्टॉक को मेंटेन करना, ठीक है, लाइव स्टॉक को मेंटेन करना, उसको मैनेज करना, जिससे कह सकते हो फूड की वही क्वांटिटी भी इंक्रीज हो और क्वालिटी भी बेहतर हो, बढ़ती हुई पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत जरूरी है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल देसी तरीके से समझाऊंगा, सिंपल तरीके से, एक एक चीज आपके ब्रेन में सेट करते हुए। अब बच्चों के दिमाग में क्या, सर लाइव स्टॉक क्या है, हस्बैंड तो समझ में आया, ठीक है। लाइव स्टॉक कह सकते हो, ठीक है, ग्रुप ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, ठीक है, विच अराइज, ठीक है, कह सकते हो फॉर ह्यूमन यूज एंड प्रॉफिट, कलेक्टिवली कॉल्ड लाइव स्टॉक, ठीक है। तो वो सारे एनिमल, ठीक है, जो मतलब ह्यूमन यूज के लिए है, ठीक है, या ह्यूमन प्रॉफिट के लिए है, ठीक है, तो कलेक्टिवली इन सारे एनिमल को हम क्या बोल देते हैं, लाइव स्टॉक। सारे टाइप के एनिमल आगे अब कॉमन समझ में आ गया होगा। तो लाइव स्टॉक को ही मैनेज करना है, ठीक है। डिफरेंट टाइप के फार्म हाउसेस आपने देखे होंगे, ठीक है, पोल्ट्री फार्म हाउस, डेयरी फार्म हाउस, ठीक है, आपने बहुत सारे फार्म हाउस देखे होंगे। तो वो क्या कर रहे हैं, वहां मैनेज कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है,
बिल्कुल देसी तरीके से समझाऊंगा, एक एक चीज लेते हुए चलेंगे आप, ठीक है, किस किस तरीके से हम कहाँ कहाँ इसको यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो एनिमल हस्बेंड्री मतलब समझ में आया होगा। तो स्टार्टिंग करते हैं एनिमल हस्बेंड्री से। भाई एनिमल जो मैंने तो मार्क किया वो इंपॉर्टेंट लाइन है, वहीं से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, वही कंसेप्ट समझने हैं। एनिमल हस्बेंड्री डील विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक लाइक बफेलो, ठीक है, डिफरेंट टाइप के एनिमल दे रखे हैं, काउ, पिग, हॉर्स, कैटल, शीप, कैमल, गॉट एटसेट्रा। भाई दो काम, एक क्या क्या काम करना है, ठीक है, नंबर 1 लाइव स्टॉक को मैनेज करना, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री डील विद द केयर, भाई मैनेज करना मतलब केयर एंड ब्रीडिंग, क्योंकि ब्रीडिंग, अगर ब्रीडिंग को मैनेज नहीं करोगे, ठीक है, तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों डाउन होंगे। अगर आपको क्वालिटी और क्वांटिटी मेंटेन करनी है तो टॉप ब्रीड, ठीक है, और टॉप ब्रीड और टॉप ब्रीड और टॉप ब्रीड क्रिएट भी तो करनी है। तो ब्रीडिंग तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसके अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट रोल नंबर 1 ब्रीडिंग, ठीक है। अगर आपके मन में आता है यार एक बढ़िया सा, ठीक है, कैटल का फार्म हाउस खोला जाए, ठीक है, वहां पर भी मिल्क का वर्क स्टार्ट किया जाए, तो आप क्या करोगे, पहले स्टार्टिंग में क्या करोगे, तो आप फिर ट्रेनिंग लोगे। ट्रेनिंग से क्या मालूम पड़ेगा कि जब भी आपको फार्म हाउस ओपन करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक बेहतरीन ब्रीड का सिलेक्शन करना होगा। यूं ही तो कोई भी तो आप कैटल लेके नहीं आ जाओगे, भाई कोई भी गाय मिल गई, कोई भी आपको मिल गई, खा तो बहुत रही है, प्रोडक्टिविटी कुछ है ही नहीं, तो लॉस में चले जाओगे आप। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको बेहतरीन ब्रीड को कलेक्ट करना है। बेहतरीन ब्रीड के लिए आप पूछते हो कौन सी ब्रीड बेटर है, जो कम खाए और ज्यादा दूध दे, ठीक है, दूध में क्वांटिटी भी मेंटेन हो और क्वालिटी भी मेंटेन हो, तो उसकी आप स्टडी करोगे, ठीक है। आपको पता है जर्सी गाय होती है, ठीक है, जब भी उसमें भी एक पूरा प्रोजेक्ट बनता है इनका, ठीक है। अगर 10 कैटल्स का आपने पूरा प्रोजेक्ट बनवाया है तो उसमें भाई क्वांटिटी बढ़ाने के लिए जर्सी गाय रखोगे। अगर आपको काव वाला ही काम करना है सारा, बफेलो उसमें ऐड नहीं करनी, तो रिमेनिंग आप कुछ, ठीक है, जो नॉर्मल इंडियन काव हैं या कुछ ऐसी काव जिनके मिल्क की क्वांटिटी तो कम है पर क्वालिटी ज्यादा है, ठीक है, उनको रखोगे। फिर मिक्सिंग करोगे। मिक्सिंग की वजह से क्या होगा, भाई जर्सी गाय की वजह से क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो रही है पर क्वालिटी कम है, इधर आपने क्वालिटी वाले काव भी रखे, दोनों को मिक्स कर दोगे, एक बढ़िया क्वालिटी एंड क्वांटिटी मेंटेन होगी, ठीक है। पर आप ये भी तो चाहोगे कि ये मिल्क कंटिन्यू मेंटेन रहे, तो उसको एक मतलब भैया उस काव को जो आप मेंटेन कर रहे हो बहुत प्रॉपर तरीके से उसको बहुत बढ़िया खिलाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छे तरीके से खिलाओगे, प्रॉपर उसको मेंटेन करोगे, ठीक है, उसकी डाइट मेंटेन करोगे, तो नो डाउट उसके मिल्क की क्वालिटी भी इंक्रीज होगी। सिंपल, हर कोई जानता है भी अपने घर में आपने एक कैटल रखी है, जैसा खिलाओगे वैसे तो मिल्क आएगा। अगर वो भूसा खाएगी तो मिल्क की क्वालिटी भी बेकार हो जाएगी। अगर वो ग्रीन, ठीक है, कह सकते हो वेजिटेबल्स या जितने हर्ब्स होते हैं वो इंटेक करेगी, ठीक है, साथ में प्रोटीन भी इंटेक करेगी, ठीक है, साथ में ऑयल भी इंटेक करेगी, जैसे खर जो होती है, ठीक है, जो कस्टर्ड ऑयल निकलता है तो जो बचता है उसका जो मटेरियल उसको दिया जाता है। तो जितना आप बेहतर उसको फूड इंटेक कराओगे, ठीक है, उतना ही बेहतर उसके मिल्क की क्वालिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। और ये भी तो डर है, आपने मानो कई लाख रुपए का आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और एक भी डिसऑर्डर हो गया, वहां पर डिसीज स्प्रेड हो गई या कोई भी एक बीमार पड़ गया, सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है, बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो वो ब्रीड ऐसी होनी चाहिए जिसमें डिसीज रेजिस्टेंस पावर हो, ठीक है, मतलब इजीली ऐसी नॉर्मल, भाई मौसम चेंज हुआ और बीमार पड़ गए तो मामला बिगड़ जाएगा। तो इसलिए आपको बेहतरीन ब्रीड को इसमें सेलेक्ट करना है जो नॉर्मल, ठीक है, फ्लक्चुएशन की वजह से कोई इफेक्ट ना आता हो, ये बहुत जरूरी है, एक बेहतरीन ब्रीड का सिलेक्शन। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझो, यानी आपके मन में आ रहा है यार मैं एक फार्म हाउस खोलूंगा, वहां पर कुछ कैटल्स को रखूंगा और बढ़िया बिंदास मिल्क, ठीक है, खुद भी यूज करूंगा और आसपास के लोगों को भी यूज कराऊंगा, ठीक है, सिंपल तरीके से। तो बस वही तरीके से क्या करना होगा, तो इसके लिए आपको एक परमानेंट डॉक्टर भी रखना पड़ेगा जो टाइम टू टाइम आकर के विजिट करे, ठीक है, देखे कैटल्स कहीं बीमार तो नहीं पड़ रहे, क्योंकि एक को बीमारी होगी तो सबको हो जाएगी, ठीक है। और जो भी केयर टेकर होता है, ठीक है, उसका भी हाइजेनिक रहना बहुत जरूरी है, ठीक है, कैटल्स के साथ साथ कैटल्स का भी हाइजेनिक और उसका भी, क्योंकि वो अगर हाइजेनिक नहीं होगा तो बाहर से डिसऑर्डर कैटल्स में हो सकते हैं या कैटल्स के डिसऑर्डर उसमें आकर के वो अपनी फैमिली में स्प्रेड कर सकता है। तो ये हाइजेनिक कंडीशन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो आप समझ रहे हो ना, बिल्कुल वही, और प्रॉपर तरीका। बहुत गर्मी पड़ती है तो वहां पर एक टेम्परेचर कंट्रोल रखना पड़ेगा, जैसे कूलर लगा देते हैं लोग, ठीक है, जिससे कि वो उनको दिक्कत ना हो। अगर उनको दिक्कत होगी, जैसे मैंने आपको बताया भी था बायोटेक्नोलॉजी में, आपको बैक्टीरिया से यानी जो बढ़िया अमाउंट में प्रोडक्ट चाहिए तो उनको सारी फेवरेबल कंडीशन देने पड़ेंगी। जितना फेवरेबल दोगे उतना ही बेहतरीन लॉक करवाएगा, ठीक है, ठीक है, लॉग स्टेशनरी। तो आप समझ रहे हो, बेहतरीन कर्व तभी आएगा, यानी आपकी प्रोडक्टिविटी तभी बढ़ेगी जब उनको सारी फेवरेबल कंडीशन दोगे। तो वही तो यहां करना है, आपको फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करानी है, अच्छा फूड देना है, ठीक है, उनकी प्रॉपर केयर करनी है, ठीक है, डिसीज को मतलब डिसीज स्प्रेड ना कर जाए, प्रॉपर डॉक्टर की विजिट होनी चाहिए, हाइजेनिक कंडीशन मेंटेन करनी है, क्लीनिंग मेंटेन रखनी है। इससे उन एनिमल्स की
समझ रहे हो, मिल्क की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों इंक्रीज होंगी तो आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। बस वही तो सब चीजें हैं यहां पर, बस वही कॉमन चीजें हैं, टेंशन की कोई चीज है ही नहीं यहां पर, ठीक है। तो चलो बेसिक समझ में आया। वही हम बात कर रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री डील विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक लाइक बफेलो, काउ, पिग, हॉर्स, कैटल, शीप, ठीक है, कैमल, गॉट एटसेट्रा। अब समझना, दैट आर यूजफुल टू ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन के लिए यूजफुल भी हैं, उसके लिए प्रॉफिटेबल भी हैं, ठीक है। जैसे फिशरीज, अब इसमें हम और क्या पढ़ने वाले हैं, फिशरीज पढ़ने वाले हैं। अब फिशरीज की बात करते हैं तो फिशरीज का मतलब फिश से मतलब नहीं है, फिशरीज का मतलब, ठीक है, फिश से भी है, ठीक है। फिशरीज इंक्लूड, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, रेयरिंग, ठीक है, रेयरिंग का मतलब है उनका लालन पालन करना, उनको खिलाना पिलाना, ठीक है, रेयरिंग, कैचिंग, ठीक है, सेलिंग एटसेट्रा ऑफ फिश, मॉलस्कस एंड क्रस्टेशियंस, इन सबको मिलाकर के फिशरीज बनती है। अब पूछा भी जाता है फिशरीज में क्या क्या इंक्लूड है, बच्चे फिशरीज समझ के फिश लगा देते हैं ना। फिश के अलावा मैंने बताया मोलस्कस भी इंक्लूड होते हैं, क्रस्टेशियंस भी इंक्लूड होते हैं, इन सबको मिलाकर के, ठीक है, जो लाइव स्टॉक बनता है उसको हम फिशरीज टर्म देते हैं, ठीक है, वो सारा इंक्लूड है इसके अंदर, ठीक है। तो समझ में आया होगा कि एक्चुअल में एनिमल हस्बेंड्री क्या है, किस पर मेनली फोकस्ड है, ब्रीडिंग पर और उनकी बहुत अच्छी सी केयरिंग पर, ठीक है। इसमें किस किस टाइप के लाइव स्टॉक इंक्लूडेड है हमने आपको बताया। इसके अलावा, ठीक है, इसके अंदर मैंने बताया फिशरीज भी इंक्लूडेड है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं और कहां कहां हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है, कह सकते हो यहां पर भाई डिफरेंट टाइप के एनिमल्स लाइक बीज, हनी के लिए, सिल्क वॉर्म, सिल्क के लिए, प्रॉन अक्सर को लोग खाते हैं, क्रैब्स, फिश, बर्ड, पिग, कैटल, शीप, कैमल हैव बीन यूज्ड बाय द ह्यूमन फॉर, ठीक है, प्रोडक्ट लाइक मिल्क, एग, मीट, वूल, सिल्क, हनी एटसेट्रा। तो बहुत सारा लाइव स्टॉक है जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से ह्यूमन को, ठीक है, प्रॉफिट और यूजफुल दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस सब को कॉमनली लाइव स्टॉक कहते हैं। और लाइव स्टॉक को मेंटेन करना, ठीक है, फॉर ह्यूमन प्रॉफिट एंड यूज, इन सबको हम बोलते हैं क्या, हस्बेंड्री, उसको केयर करना, मेंटेन करना, ठीक है। तो वही हम सारा यहां डिस्कस करने वाले हैं बेटा। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पर क्वेश्चन आता है, थोड़ा समझना होगा, क्वेश्चन आता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे बर्ड में, ठीक है, 70 से 75%, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 70%, ठीक है, जो लाइव स्टॉक है वो अकेला दो ही कंट्री मेंटेन करते हैं, ठीक है, या तो चाइना और इंडिया। सोचो, चाइना इंडिया मिलकर के 70% लाइव स्टॉक को मेंटेन कर रहे हैं, 30% रिमेनिंग ऑल बर्ड। आप समझ रहे हो ना मेरी बात। एनसीईआरटी ने अप्रोक्सीमेट 25 दे रखा है, काफी इंपोर्टेंट लाइन है, ठीक है। अगर मैं मोर देन, अच्छा लिख दिया ना, मोर देन लिखा हुआ है, मोर देन 70%, मोर देन 70 का मतलब है अप्रोक्सीमेटली 75% मान लो, ठीक है। मोर देन 70% का मतलब है अप्रोक्सीमेट 75% मान लो। 75% के आसपास जो लाइव स्टॉक है अकेला, कौन, अकेला इंडिया और चाइना मेंटेन करते हैं, अकेला इंडिया और चाइना। रिमेनिंग की अगर बात करते हैं, ठीक है, वर्ड फ्रॉम रिमेनिंग अगर बर्ड की बात करते हैं तो कितना, अप्रोक्सीमेटली 25% लाइव स्टॉक को रिमेनिंग बर्ड, ठीक है, मेंटेन करता है। तो सोचो इस लाइव स्टॉक को मेंटेन करने में इंडिया और चाइना का कितना बड़ा रोल है, ठीक है। अगर मैं मतलब यही है कि साइंस चाहती है कि इसको, इसकी जो उसमें पार्टिसिपेशन है और कंट्री का भी इंक्रीज होना चाहिए, जिससे कि जो पॉपुलेशन, नो डाउट पॉपुलेशन इंडिया चाइना की ज़्यादा है, ठीक है, बट ठीक है, हर कंट्री अगर इसमें इन्वॉल्व होगी क्योंकि प्रोडक्ट जो भी बनाएगा, ठीक है, उसको एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल चीजें हैं जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि इंडिया चाइना का इसमें कितना रोल है, मोर देन 70%, मोर देन 70% का मतलब 75%, रिमेनिंग 25% वर्ल्ड, ठीक है। एक क्वेश्चन तो यहां मिल जाएगा आपको। तो इसीलिए वर्ल्ड की अगर मैं प्रोडक्टिविटी की बात करता हूं, रिमेनिंग जो बची हुई कंट्री हैं उनकी प्रोडक्टिविटी अभी बहुत लो है इसके अंदर, ठीक है। चलो अब बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ फार्म्स एंड, ठीक है, फार्म्स एनिमल्स, ठीक है। तो हम डिफरेंट टाइप की बात करेंगे, डेयरी फार्म हाउस की बात करेंगे, पोल्ट्री फार्म हाउस की बात करेंगे, फिशरी की बात करेंगे, ठीक है। यहां पर हम पिसिकल्चर की बात करेंगे, ठीक है। हम यहां पर मतलब बहुत सारी डिस्कशन करने वाले हैं आपसे, ठीक है, हर चीज का। तो एक बेसिक समझ लो, मैंने अभी बताया ना, अगर डेयरी फार्म हाउस मैनेज करना है आपको तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, मतलब रट्टा नहीं मारना, कुछ भी याद करने का नहीं है। मैं, आप समझ रहे हैं मेरी बात। अगर आपको लगता है कि यार मेरा ड्रीम है कि मैं, ठीक है, मेरा मुझे डॉक्टर भी बन जाऊं, डॉक्टर बनने के साथ साथ जब भी छुट्टियां हुआ करें तो अपने फार्म हाउस पर जाऊं, ठीक है। फार्म हाउस पे ऑलरेडी, ठीक है, 4 केयर टेकर होंगे वहां पर जो,
ठीक है, बिल्कुल ठीक है, या वीकली जाया करूं तो वहां पर कैटल्स होंगे, डिफरेंट टाइप के लाइव स्टॉक्स होंगे, ठीक है, नेचुरल चीजें मैं यूज करूं, ठीक है, क्योंकि पॉल्यूटेंट से बचना है, ठीक है, मिलावट से बचना है, तो बिल्कुल एकदम नेचुरल चीज अपने ही फार्म हाउस की मिले। तो डे ड्रीम तो सबका होता है ना, तो क्या आप कैसे इसको मैनेज करोगे, ठीक है, तो आप इसके लिए भाई अपना भी दिमाग लगाना पड़ेगा ना। तो इसके लिए भाई ठीक है, आप 100% सब काम पैसों पे नहीं करोगे, ठीक है, अब मैनेज करोगे तो मैनेज करने के लिए आपको इतने बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए यार। बढ़िया फार्म हाउस मैनेज करने के लिए सबसे पहले बेहतरीन ब्रीड सेलेक्ट करनी है, फिर उसके लिए ब्रीड को मेंटेन करने के लिए एक बढ़िया सा हाउसिंग बनाना है उसके लिए, ठीक है, उसके लिए प्रॉपर फीडिंग होनी चाहिए, ठीक है, ब्रीडिंग भी इसकी ध्यान रखनी है, फीडिंग ब्रीडिंग का भी प्रॉपर ध्यान रखना है, ठीक है, और ठीक है, उसके फूड की क्वालिटी मेंटेन रखनी है, डिसीज कहीं स्प्रेड ना कर जाए। एक डॉक्टर की विजिट भी लगा देंगे भाई, मंथ में एक बार आ चेक करके चला जा, ठीक है, कोई बीमारी तो नहीं है इनको, ठीक है, कहीं एक को हुई तो सारा सब लॉस ही लॉस हो जाएगा, ठीक है, और हाइजेनिक कंडीशन मेंटेन करनी है, कोई भी घुस के ना चला है, कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, ठीक है, तो बस यही मैनेज करना है। ये हर फार्म हाउस की कॉमन समझना मेरी बात, रिक्वायरमेंट्स हैं जो सबके लिए एप्लीकेबल हैं। तो इसको क्या याद करना है, पता कुछ याद करना है, कुछ भी नहीं करना, सिंपल है, वही तो सब बातें एनसीईआरटी ने बोली है। देखो अब डेयरी फार्म हाउस की बात करता हूं, तो चलो इसी की डिस्कस कर लेते हैं। डेयरी फार्म हाउस, इन डेयरी फार्म मैनेजमेंट वी डील विद प्रोसेस एंड सिस्टम दैट इंक्रीज, भाई मेन काम क्या है, भाई प्रोसेस सिस्टम जो इंक्रीज करेगा ईल्ड, ठीक है, एंड इंप्रूव क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी ऑफ मिल्क। भाई हम क्वांटिटी और क्वालिटी यानी ईल्ड, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही इंप्रूव करेंगे। इस भाई एक तो देसी का भाई अपना तरीका क्या है, घर में एक गाय बांध ली, ठीक है, तो उसके लिए मैनेज नहीं करना है, घर में जो बच रहा है खिला रहे हो, जो दूध दे रही है, ठीक है, चल गया उतरे से काम चल रहा है, तो ये मैनेजमेंट नहीं है। अगर आपको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है, जिसमें आप क्वालिटी भी बढ़ाना चाहते हो और क्वांटिटी भी बढ़ाना चाहते हो, तो एक मैनेजमेंट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। मिल्क ईल्ड इज प्राइमरली, ठीक है, डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ ब्रीड। प्राइमरली ये लाइन पूछी जाती है, ये मिल्क की यील्ड प्राइमरली किस पर डिपेंड करती है? प्राइमरली मैंने बताया ब्रीड, क्या आपने ब्रीड क्या चूज की है। अगर ब्रीड गलत चूज कर ली तो मामला बिगड़ जाएगा, सारा खेल तो ब्रीड का है ना। ब्रीड गलत चूज कर ली तो मामला सब बिगड़ जाएगा। तो पहली प्रायोरिटी है बेहतरीन ब्रीड को सेलेक्ट करना, आप समझ गए ना। पहली प्रायोरिटी है बेहतरीन ब्रीड को सेलेक्ट करना, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड नंबर 1। आपने अब अच्छी ब्रीड सेलेक्ट कर ली, अब क्या करना है आपको, ठीक है। अब ऐसी ब्रीड होनी चाहिए, ठीक है, जिसकी रेजिस्टेंस पावर डिसीज के अगेंस्ट अच्छी खासी हो, ठीक है। और मैंने बताया वो ईल्ड भी अच्छी दे, ठीक है। ईल्ड का भी हाई ईल्ड उसके अंदर, ठीक है, होनी चाहिए। भाई मिल्क की ईल्ड प्रॉपर हो, रेजिस्टेंस पावर हो उसके अंदर, ऐसी ब्रीड आपको सेलेक्ट करनी है। ये पहली प्रायोरिटी है आपकी। और क्या करना है आपको, ठीक है, बढ़िया सा उसके लिए हाउसिंग करनी है उसको, ठीक है, हाउस्ड वेल करना है उसको बढ़िया तरीके से। शुड हैव aquatic water, sorry, adequate water and maintained, भाई ऐसी हाउसिंग होनी चाहिए वहां प्रॉपर मात्रा में पानी की सुविधा हो, प्रॉपर उनको क्लीनिंग की जा सके, ठीक है, प्रॉपर उनको मतलब ड्रिंकिंग के लिए भी वाटर अवेलेबल हो, ठीक है, यानी वाटर की प्रॉपर उसमें सप्लाई होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, ठीक है। डिसीज फ्री होना चाहिए, कंटामिनेशन ना हो, गंदगी ना हो, ठीक है, प्रॉपर मेंटेन करना है। तो ये मेंटेन पूरा होना चाहिए। साथ में और क्या करना है आपको, फीडिंग, मैंने बताया ना फीडिंग, भाई बेहतरीन टाइप का उसको फूड देना है, उसकी प्रॉपर उसको मतलब अगर आप किसी फार्म हाउस को कभी विजिट करने जाना, तो मैं तो बहुत सारे फार्म हाउस देखे हैं, ठीक है, ऑलरेडी वहां पर क्या करते हैं, बहुत सारे वेइंग मशीन लगे हुए हैं, ठीक है, उनका फूड अलग अलग टाइप के फूड है, ठीक है, हर एनिमल को कितना क्वांटिटी फूड देना है बिल्कुल मेंटेन्ड होता है कि आज ये फूड देना है, इसकी क्वांटिटी इतनी है, हर चीज मेंटेन्ड है दिन के हिसाब से, तभी तो वो इतने प्रॉफिट में होते हैं, ठीक है। ऐसे ही थोड़ा चलता है यूं ही बस, ठीक है। तो समझ रहे हो ना, फीडिंग ऑफ कैटल शुड बी, ठीक है, कैरिड आउट इन अ साइंटिफिक मैनर। भाई एनिमल का क्या, हमारी फीडिंग भी साइंटिफिक मैनर में होनी चाहिए। हमारे भाई कितनी हमें प्रोटीन इंटेक करनी है, कितना कार्बोहाइड्रेट लेना है, हमें कितना फैट लेना है, प्रोटीन हमारे लिए कितनी रिक्वायर्ड है, विटामिन्स हमारी डाइट में क्या क्या होनी चाहिए, बॉडी में किस विटामिन की अक्सर कर डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि सन के कांटेक्ट में मैक्सिमम लोग नहीं आते, जो स्पेशली सिटीज में होते हैं, तो मैक्सिमम लोगों में विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है। और आप जानते हुए विटामिन डी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करती है, आपकी बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग करती है, ठीक है। इसके अलावा विटामिन ई की भी डेफिशिएंसी है, क्योंकि बहुत सारे लोग, ठीक है, विटामिन ई, क्योंकि एम्ब्रियो ही नहीं, एम्ब्रियो का मतलब है कि आज की डेट में हम जो मतलब सीड नहीं यूज करते, सीड में भाई सीड का मतलब एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो का मतलब है विटामिन ई का अच्छा सोर्स, ठीक है। अगर वेजिटेरियन है तो, नॉन वेजिटेरियन के लिए तो खैर बहुत सारे मतलब समझ रहे हो ना,
वेजिटेरियन के लिए थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है, नॉन वेजिटेरियन के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, मतलब भाई हमें भी साइंटिफिक मैनर में अपनी डाइट लेनी चाहिए, एनिमल को भी लेनी चाहिए। ऐसे नहीं यूं ही कुछ भी मिल रहा है खाते जा रहे हैं, ऐसा नहीं। साइंटिफिक मैनर में क्या खा रहे हो पता होनी चाहिए आपको। मैंने बताया भी था कि अगर अच्छी हेल्थ रखनी है और लॉन्ग लाइफ यंग रहना है, आप समझ रहे हो, तो आपकी डाइट बहुत बेहतरीन तरीके से होनी चाहिए, साइंटिफिक मैनर में होनी चाहिए, ठीक है। विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है, और स्पेशली प्रोटीन्स का अमाउंट प्रॉपर होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट की जितनी जरूरत नहीं होती, थोड़ा जितना एनर्जी के लिए रूटीन में रिक्वायर्ड है उतना होना चाहिए। आप समझ रहे हो ना मेरी बात। फैट जितना रिक्वायर्ड है, अच्छा फैट, गुड फैट, मतलब गाय का देसी घी, ठीक है, रिफाइंड ऑयल की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। तो बेहतरीन फैट होना चाहिए जो इजीली डाइजेस्टेबल हो, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, साइंटिफिक मैनर में होना चाहिए। इसके अलावा और क्या होना चाहिए भाई, साफ सुथरी हाइजेनिक कंडीशन मेंटेन होनी चाहिए यहां पर, ठीक है। ये बेसिक बातें जो मैंने बताई। इसके अलावा और क्या रिक्वायर्ड है, मैंने बताया रेगुलर ठीक है, एक्शन होना चाहिए कि भाई मेंटेन होना चाहिए सारा प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। मैंने बताया रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं ये लोग बहुत तरीके से, ठीक है। इसके अलावा मैंने बताया रेगुलरली डॉक्टर की विजिट होनी चाहिए, वेटनरी डॉक्टर वहां आए, मैंडेटरी है ये तो, ठीक है, कि उसकी विजिट प्रॉपर होनी चाहिए कि भाई आए, वीकली आए, मंथली आए, प्रॉपर विजिट करे और चेक करे कहीं कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, कहीं स्प्रेडिंग तो नहीं हो रही। तो ये बेसिक सारी वो बातें बताई हैं जो एक नॉर्मल इंसान को पता होती हैं। यानी आपसे भी अगर मैं पूछूंगा कि आपको ऐसा करना है तो क्या करोगे, तो आप यही सारी बातें बोलने वाले हो, ठीक है। तो क्या याद करना है, कुछ याद करना है, कुछ भी नहीं करना। आप समझ गए ना, बेसिक इंफॉर्मेशन। तो अगर हम बात करते हैं, जैसे एनसीईआरटी ने काऊ का डायग्राम दे रखा है, अक्सर इस पर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। ये जर्सी काऊ का डायग्राम है, जर्सी गाय, और देखी भी होगी जर्सी गाय, आप कहीं भी जाते हो। अब आजकल लोग घर में भी इसको रखना चालू कर दिए हैं क्योंकि इसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है। जो मिल्क का वर्क करते हैं तो जर्सी गाय जरूर रखेंगे क्योंकि पता है उनको ये हाई क्वांटिटी में मिल्क देती है, ठीक है। पर हाँ, क्वालिटी उतनी बेहतरीन नहीं होती, इसलिए इसका मिल्क नॉर्मल गाय के मिल्क के संग मिक्स करके क्वालिटी और क्वांटिटी मेंटेन कराई जाती है, ठीक है। तो जर्सी गाय सभी को पता है, ठीक है। जर्सी काऊ मैंने लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। आइलैंड ऑफ जर्सी इन इंग्लिश चैनल, ठीक है। कहाँ किस कंट्री को बिलोंग करती है वो कंट्री भी लिख दी है मैंने, ठीक है। डिसऑर्डर ज्यादा नहीं लिखे हैं मैंने, बस एनसीईआरटी में नहीं है, कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं, अगर देख लोगे तो कोई बहुत ज्यादा वैसी बात नहीं है। बस बेसिक आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरल डिसऑर्डर, ठीक है, जो कैटल्स में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल डिसऑर्डर, बैक्टीरियल में दो बहुत कॉमन डिसऑर्डर हैं, आपको पता भी है। एंथ्रैक्स सबको पता है, ठीक है, एंथ्रैक्स, इसके स्पोर यूज किए गए थे, ठीक है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो बेसिलस, ठीक है, एंथ्रेसिस कॉज्ड बाय बेसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया, और एक सिंपल है, ठीक है, मैस्टाइटिस, ठीक है। मैस्टाइटिस का मतलब है इन्फ्लामेटरी, ठीक है, कह सकते हो अडर से या वहां से इन्फ्लामेशन चालू हो जाता है, उसको मैस्टाइटिस, आइटिस लग गया मतलब इन्फ्लामेशन कॉजिंग एजेंट, ठीक है। आप बोलते तो कॉर्नी बैक्टीरियम पायोजेनेसिस, पायो टर्म आ गया, पस फॉर्मिंग, इन्फ्लामेटरी पस फॉर्मिंग, आप समझ रहे ना मेरी बात। तो ये जनरल बैक्टीरिया हैं। एक रेंडर पेस्ट और याद रख लेना, ठीक है, ये वायरल डिसऑर्डर है, ठीक है। और वायरल डिसऑर्डर ज्यादा डेंजरस होते हैं कंपैरेटिव बैक्टीरियल डिसऑर्डर, ठीक है। तो बस 3 डिसऑर्डर आपको याद रखने हैं, रेंडर पेस्ट, ठीक है, आप बोल सकते हो वायरल डिसऑर्डर है, ठीक है, एंथ्रैक्स और मैस्टाइटिस, बस इतना याद रख लो, काम बन जाएगा, ठीक है। एडिशनल में अगर क्वेश्चन बनता है तो ये बन सकता है और कुछ नहीं। इसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ये क्या दे रखा है, किसका डायग्राम दे रखा है, जर्सी काऊ का डायग्राम दे रखा है, क्योंकि इस डायग्राम पर क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक है। तो एक बात क्लियर हो गई, ये डेयरी फार्म हाउस मैनेजमेंट की बात हो गई। अब हम बात करते हैं पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। भाई पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट दिमाग में आती है आपको तुरंत मुर्गियों के और मुर्गों के बारे में याद आएगी, ठीक है। पर मेनली ये फोकस्ड होता है डक के ऊपर, हाँ नो डाउट सभी कुछ है इसके अंदर, ठीक है। इसमें अगर हम बात करते हैं पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट की, अगर हम बात करते हैं पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या आता है भाई, इसमें, ठीक है, डोमेस्टिकेटेड फाउल जो फूड के लिए और एग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, क्वेश्चन ये भी आता है। इसमें चिकन इंक्लूड होता है, डक इंक्लूड होती है, समटाइम टर्की एंड गीज, ये बर्ड भी इसमें इंक्लूड होते हैं, क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, ठीक है। टर्कीज और गीज ये भी इंक्लूड हैं इसके अंदर। पर मेनली किस पर फोकस्ड है, ये ध्यान रखना, मेनली ये फोकस्ड होता है बेटा डक पर, ठीक है। सभी चीजें इंक्लूड है पर सब डक पर बहुत काम हो रहा है, ठीक है। चिकन पर भी हो रहा है और डक पर भी हो रहा है, ठीक है। द वर्ड पोल्ट्री इज ऑफ्टन यूज्ड टू रेफर टू द मीट, ठीक है, ऑफ ओनली दीज बर्ड, ठीक है। अब
एक मैं समझा देता हूँ, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो बर्ड को दो तरीके से मानते हैं। पोल्ट्री बर्ड की अगर मैं बात करता हूं, एक तो ब्रॉयलर होते हैं, ठीक है, एक लेयर्स होते हैं। क्वेश्चन आता है ब्रॉयलर और लेयर्स में से एग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? मीट। भाई दो ही तो यूज है इनके बर्ड्स के, या तो इनका एग यूज करते हैं या मीट यूज करते हैं, ठीक है। तो किसको हम ब्रॉयलर बोलते हैं, किसको लेयर बोलते हैं? ऐसे ना, एग की लेयर्स, ऐसे रखना। जो एग लेइंग बर्ड्स होते हैं या वो बर्ड्स जो एग के लिए यूज किए जाते हैं उनको लेयर्स बोलते हैं, और जिनका मीट यूज करते हैं उनको ब्रॉयलर बोलते हैं। बस इतना ध्यान रखना है आपको, ये क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है। ब्रॉयलर्स फॉर मीट और लेयर्स फॉर एग। कोई बहुत तोप नहीं है, याद रहेगा आपको, ठीक है। कोई बहुत टिपिकल चीज नहीं बताई मैंने। ब्रॉयलर, ठीक है, और लेयर एग की लेयर, ऐसे थोड़ा याद रख लेना, याद रहेगा। तो लेयर्स फॉर एग, जो एग लेइंग होते हैं जिनका हम एग के लिए यूज करते हैं वो लेयर्स है, ठीक है। जैसे आपको पता भी होगा, ठीक है, चिकन के केस में हमने मीट के लिए भी यूज किया हुआ है, ठीक है। तो भाई अक्सर मीट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जो, ठीक है, मेल्स हैं जो एग लेइंग नहीं होते वो मीट में यूज कर रहे हैं। जो फीमेल्स हैं जो जिनका एग यूज किया जा रहा है, या वो फीमेल जो एग लेइंग नहीं है उनको अगेन हमने ब्रॉयलर में रख देते हैं, और जो जब तक एग दे रहे हैं तो उनको हम लेयर्स में रखते हैं। आप समझ गए ना, लेयर्स एग के लिए और ब्रॉयलर फॉर मीट। बस एक टर्म याद रखना है आपको, ठीक है। मेनली जिस तरीके से हमने डेयरी फार्म मैनेजमेंट किया, सेम उसी तरीके से पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट करोगे। अच्छी ब्रीड चूज करोगे। आपको मीट लेना है तो मीट के लिए कौन सी ब्रीड बेटर है, एग आपको एग पे वर्क करना है तो एग के लिए कौन सी ब्रीड बेटर है, उसके लिए प्रॉपर हाउसिंग करोगे, उसके लिए प्रॉपर फीडिंग का ध्यान रखोगे। इन्फेक्शन जैसे बर्ड फ्लू, आपको पता होगा कितना डेंजरस था बर्ड फ्लू के केस में। मतलब 2009 में भी इसका केस आया था, लेटेस्ट 2013 का केस आपको ध्यान होगा, ठीक है। 2013 के अंदर, ठीक है, H5N1 ये स्ट्रेन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट था, पूछा जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी थी, क्योंकि बड़े लेवल पर फैला था, ना भाई, पेंडेमिक लेवल पर कह सकते हो, बड़े लेवल पर फैला था। तो इसका स्ट्रेन किस वायरस से फैला था तो इसका स्ट्रेन पता होना चाहिए आपको, ठीक है। H5N1 वायरस से फैला था, बड़े लेवल पर फैला था, ठीक है। तो 2013 का केस है, ठीक है, मतलब 13 और 15 के बीच का केस मानो, ठीक है। 3 और 5 के बीच में भी ये केस आया था, 9 में भी ये केस आया था, ठीक है। टाइम टू टाइम रिपीट होता है फ्लू, देखा होगा आपने बर्ड फ्लू, मुर्गियों को गड्ढे खोद खोद के गाड़ा गया था, आपको सबको पता ही होगा, ठीक है। तो एक बर्ड फ्लू पर क्वेश्चन बन जाता है, और एक ब्रॉयलर और इस पर बन जाता है। मैनेजमेंट सबका एक ही है, वही हाइजेनिक कंडीशन, वही सब चीजें। तो यहां भी देखा एज एन डेयरी फार्मिंग, सिलेक्शन ऑफ वही डिसीज फ्री एंड सुइटेबल ब्रीड, वही सब सारी बातें आ गई। तो उसको याद क्या करना है, कुछ नहीं याद करना, 2 लाइनें ये याद रखनी है, ब्रॉयलर और लेयर याद रखने हैं, सिंपल। और बर्ड फ्लू वाला केस याद रखना है। मैंने बताया बर्ड फ्लू पर क्वेश्चन बन चुका है और बनता भी है। अगर मैं बर्ड फ्लू की बात करता हूं तो बर्ड फ्लू का केस आपको याद रखना पड़ेगा। अगर मैं बर्ड फ्लू की बात करते हैं तो इन्फ्लुएंजा, ठीक है। तो बर्ड फ्लू इज एन, ठीक है, एवियन इन्फ्लुएंजा विच कैन ऑल्सो अटैक ह्यूमन बींग, क्योंकि भाई केयर टेकर तो ह्यूमन ही है, और वायरस बर्ड से कहां आएगा, ह्यूमन में आएगा, ह्यूमन से ह्यूमन में ट्रांसमिट कर जाएगा, ठीक है। तो छोटे लेवल से लेकर के एंडेमिक लेवल से पैंडेमिक लेवल तक फैलेगा। आप समझ गए ना मेरी बात। तो यही तो हुआ था, 2009 में हुआ था, फिर 2003 और 5 के बीच में हुआ था, 13 में हुआ था, ये रिपीटेशन कई बार हुआ है। लेटेस्ट 13 में आपको ध्यान ही होगा, ठीक है, बड़े लेवल पे फैला था। तो कौन सा स्ट्रेन था, H5N1, ये काम का है, ये ध्यान रखना। इन्फ्लुएंजा का कौन सा स्ट्रेन, H5N1 स्ट्रेन, ये मत भूल जाना, वेरी इंपॉर्टेंट, जो बर्ड फ्लू के लिए रिस्पॉन्सिबल था, ठीक है। तो चलो एकदम क्लियर है, बर्ड फ्लू वाला कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। अच्छा, यहां एक डायग्राम दे रखा है, ये ध्यान रखना, डायग्राम जैसे कैटल का डायग्राम दे रखा था, जर्सी का, काऊ का, ये क्या है, लैग हॉर्न, ठीक है, लैग हॉर्न का डायग्राम है, ठीक है। चलो, तो लैग हॉर्न ध्यान रखना है आपको, इन्फ्लुएंजा ध्यान रखना है, बर्ड फ्लू, ठीक है, H5N1, ब्रॉयलर ध्यान रखने हैं आपको, इसके अंदर लेयर्स ध्यान रखने हैं आपको, और इस ब्रांच में वो कौन कौन से, ठीक है, बर्ड्स हैं जिनको इंक्लूड किया गया है। 4 बर्ड्स मैंने बता दिए, सिंपल, खत्म। कहां टेंशन की जरूरत है, टेंशन ही नहीं है, कहीं होनी नहीं चाहिए टेंशन, इसको आप बच्चे फालतू में छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। अब एनिमल ब्रीडिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बस ये वो पार्ट है इस चैप्टर का जिसको कहते हैं मतलब हार्ट, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हार्ट भी नहीं, लिवर, उसका लिवर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बताया भी था कि आप अपने मम्मा पापा के लिवर के टुकड़े हो, जिगर, जिगर मतलब लिवर, समझाया था मैंने। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट ब्रीडिंग वाला पार्ट ध्यान रखना है आपको, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि एनिमल हस्बेंड्री में सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या प्ले करती है, ब्रीडिंग।
अगर ब्रीड बेहतर नहीं है, ठीक है, तो मामला बिगड़ जाएगा। और ब्रीडिंग को इंप्रूव करना, ठीक है, जितना ब्रीडिंग बेहतर होती जाएगी, भाई कहते हैं ना, जितनी बढ़िया ब्रीड बनाओ, ऐसी ब्रीड बनाओ कम खाए ज्यादा दे, ठीक है। आप समझ रहे ना मेरी बात? आप चाहते हो क्वांटिटी भी बढ़िया हो, क्वालिटी भी बढ़िया हो, ठीक है। आप चाहते हो कि यार मतलब 4 कैटल रखें और 10 कैटल के बराबर, ऐसा ख्वाहिश होगी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ब्रीड ही तो ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? मतलब बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल तरीके से कि ब्रीड का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। कुछ समय पहले देखा भी होगा आपने, न्यूज पर मैंने देखा था, जी न्यूज चैनल पर, एक बफेलो, ठीक है, ठीक है, मतलब जो भैंस थी, ठीक है, उसमें मेल जो थी उसकी कॉस्ट शायद 1 CR से भी ज्यादा थी। 1 CR, मुझे ऐसा लग रहा है शायद 1 CR से ज्यादा थी। आपने न्यूज पे देखा होगा, उसका नाम था युवराज, हाँ शायद युवराज करके नाम था। तो उसने कहा कि अब तब भी उसने उसको सेल नहीं किया, ठीक है, उसको सेल नहीं किया। 1 CR या 2 CR, सोचो एक कैटल की कीमत, ठीक है, उसकी लगाई गई थी, पर उसने फिर भी, वो सुपर ब्रीड थी, ठीक है, उसने उसको सेल नहीं किया। सोचो क्यों सेल नहीं किया? सोचो 1 CR 2 CR के अंदर, करोड़ के अंदर उसकी एक कैटल बिक रही थी, फिर भी सेल नहीं किया। पूछो क्यों नहीं किया, ठीक है, मतलब क्या पूछोगे, ठीक है, इसलिए नहीं किया। उससे पूछा, भाई न्यूज चैनल वाला पूछा, आपने क्यों सेल नहीं किया भाई? 2 करोड़ रुपए में आपकी भैंस बिक रही है, क्यों सेल नहीं कर रहे हो भाई, ठीक है, पगला गए हो क्या? उन्हें पगला नहीं गया, किसान की बात कर रहा हूं, फार्मर की, कितना इंटेलिजेंट हो गया है। और वही किसान, तभी तो कहते हैं किसान के लिए बहुत जरूरी है सही एजुकेशन, ठीक है। मैं तो आप लोगों से यही कहूंगा कि जब आप एजुकेट हो जाओ, कुछ बन जाओ, ठीक है, तो छोटे छोटे प्रोग्राम्स, ठीक है, अपना बस थोड़ा सा मनी खर्च करना होगा। एक प्रोग्राम आप ग्रामीण क्षेत्रों में चला सकते हो, जहां जो भी आपके आसपास हो, ठीक है, उन किसान को थोड़ा एजुकेट करो कभी कभी, ठीक है। जब आपको लगता है कि यार आज मूड फ्रेश करने के लिए जाना, जो नॉलेज आपको है, तभी तो जरूरी नहीं आप जब मेडिकल फील्ड में हो तो मेडिकल की ही नॉलेज होनी चाहिए, कोई और नॉलेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बच्चे मल्टीपर्पज होते हैं, ठीक है, तो कभी कभी टाइम मिलता है तो आप जाओ। स्टूडेंट लाइफ जब तक है, जब तक MBBS कर रहे हो, तभी तक बहुत अच्छे अच्छे काम करो आप, ठीक है। तो फार्मर्स को थोड़ा थोड़ा एजुकेट करो। संडे टू संडे चले गए तो फार्मर्स आपको ऐसे हाथों में रखेंगे, इतने प्यारे, इतने मतलब इतने सीधे होते हैं, इतने अच्छे होते हैं, ठीक है, कोई छल कपट नहीं। जो शहर के रहने वाले लोग होते हैं, ठीक है, वही छली कपटी होते हैं, सारे नहीं पर मैक्सिमम। ग्रामीण क्षेत्र के लोग, ठीक है, मतलब जो मतलब सारे वहां भी गड़बड़ है, ऐसी बात नहीं है, पर मैक्सिमम जो जो वाकई में असली में फार्मर है, ठीक है, उसे किसी से मतलब, दुनिया से कोई मतलब नहीं है। उस सुबह खेत पर जाता है, अब बहुत मतलब उसको अगर आप एजुकेट करोगे, उसको आप सही इंफॉर्मेशन दोगे, ठीक है, उसकी प्रोडक्टिविटी, क्वांटिटी, क्वालिटी पर ध्यान थोड़ा दोगे, बस एजुकेशन देनी है उसको, क्या आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, आप ऐसा कर सकते हो तो बेटर होगा, ठीक है, आप ये सीडी यूज करते हो, ये सीडी यूज करोगे तो बहुत बेहतर आपकी ये हो जाएगी, तो मजा आ जाएगा, ठीक है। इसलिए तो चाहता हूं कि, समझ रहे हो, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, मतलब बहुत जरूरी है एक अच्छी एजुकेशन। आप समझो मेरी बात को, ठीक है। तभी तो मैंने मतलब ये समझो कि ऑनलाइन एक बेहतर एजुकेशन देना एक बहुत टिपिकल मतलब टास्क है, क्योंकि आप समझते हो ना, जैसे मैंने लगभग 14 साल से एक बहुत सुपर क्वालिटीज़ डेवलप की, अपने मटेरियल के अंदर बहुत सुपर क्वालिटीज़ डेवलप की, बहुत फॉरेन राइटर की बुक्स को स्टडी करके एक फाइनल कंक्लूजन्स निकाले, बहुत बेहतरीन नोट्स तैयार किए बच्चों के लिए, और जितने भी टॉपर्स बच्चे थे, ठीक है, जो जो जिनको पूरी साल पढ़ाया, फिर उनके कंक्लूजन निकले, उनको ऐड किया, बहुत बेहतरीन नोट्स डेवलप हुए, ठीक है। उस सुपर मटेरियल को ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन रिप्रेजेंट करना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इंडिया पायरेसी समझते हो, 2 मिनट लगते हैं पायरेसी के अंदर, ठीक है, फिर भी हम दे रहे हैं। हमें पता है कि पायरेसी खतरनाक लेवल पर होती है, ठीक है, पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, होने दो पायरेसी, जो भी कर रहे हैं, ठीक है, करने दो, ठीक है। पर अपनी तरफ से मैंने अपना जो इतना पुराना, मतलब समझ रहे हो, इतना मतलब जो बहुत सालों की मेहनत है, वो बच्चों को मतलब बेहतर क्वालिटी मिले, ठीक है, बेहतर, क्योंकि अब तक हम मतलब एक तो टीचर का बच्चों से इंटरेक्शन हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ऑनलाइन जरूरी नहीं बच्चे ही हों, ठीक है, ढेर सारे पायरेसी करने वाले लोग भी हैं जो हर चीज़ को मतलब उठा के चुरा लेते हैं, जो भी पायरेसी टर्म यूज़ करते हैं इसके लिए। तो फिर भी हम दे रहे हैं, बस इसीलिए क्योंकि पढ़ेगा इंडिया बेहतर क्वालिटी से तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ठीक है। मतलब कहने की बात नहीं है, ये सच में एक बहुत बेहतरीन चीज़ है, ठीक है। तभी तो कहीं ना कहीं अलग से मैं मतलब इन्फ्लुएंस्ड हुआ था, ठीक है, मिलने से पहले, कि उन्होंने कहा था मेरा ड्रीम ये है, तो मैंने कहीं ना कहीं इनका ड्रीम मेरा ड्रीम मैच कर रहा है सर का, तो मुझे लगा कि सर के संग वर्क करना चाहिए, ठीक है। तो एक मतलब कहीं ना कहीं ऑनलाइन से मैं फ्रस्ट्रेटेड था, मतलब ऑनलाइन को मैं लाइक नहीं करता था, बट एक अच्छा इंसान जब मिलता है ना, तो ऑटोमेटिकली लगता है यार अच्छे इंसान के संग वर्क किया जाए, और नो डाउट
उनके जो सोच है, जो उनका मतलब ड्रीम है, जो मतलब जिस लेवल पर वो जाना चाहते हैं, ठीक है, जिस लेवल पर एजुकेशन को लाना चाहते हैं, तो नो डाउट बहुत बेहतरीन है, ठीक है। इसलिए आप समझ रहे हो, बेहतर लोग अपने आप बेहतरीन लोगों के संग जुड़ते हैं और बेहतर बेहतर बेहतरीन होता चला जाता है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि एजुकेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। तो समझ में आया कि फार्मिंग कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एनिमल ब्रीडिंग, तभी मतलब ब्रीड का बेहतर होना बहुत जरूरी है, तभी मामला सेट होगा। अब बात करते हैं ब्रीडिंग पर, बहुत बेहतरीन बातें बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रीडिंग, इसको हल्के में मत ले लेना ब्रीडिंग को, ठीक है। अगर हम ब्रीडिंग की बात करते हैं, ब्रीडिंग ऑफ एनिमल इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल ब्रीडिंग एम at increasing the yield of animal and improving the desirable qualities of the product। यानी इतना समझ में आ रहा है आपको कि बेहतरीन ब्रीड लोगे तभी आप, ठीक है, बेहतरीन ब्रीड लोगे तभी जाकर के आप कह सकते हो कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो बेहतरीन ब्रीड का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, तभी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इंप्रूव होंगे, ठीक है। तो ब्रीड कैसे जनरेट की जाती है, ठीक है भाई। आप पहले इतनी ब्रीड नहीं होते थे, ठीक है भाई, मेटिंग ही नहीं होती थी भाई। इस गांव के अंदर कैटल है, उठा करके, ठीक है, उस गांव के अंदर दूसरा कैटल है, वहीं पर मेटिंग करवा देते थे। इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी ना लोगों के पास, तभी तो अगर टेक्नोलॉजी उनको मिल जाए तो पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ब्रीडिंग की बात कर रहे थे युवराज की, हाँ वो बात पूरी नहीं हो पाई, ठीक है, ब्रीडिंग की बात चल रही थी। तो उसने 2 CR 2 करोड़ में भी अपने उस, ठीक है, अपने उस कैटल को बेचा नहीं था। तो पूछा लोगों ने क्यों नहीं बेचा, पत्रकार ने पूछा क्यों नहीं बेच रहे हो भाई, उन्होंने कहा मैं इसका सीमन बेचता हूं, ठीक है, ये 2 करोड़ दे रहे हैं, उससे ज्यादा मैं इसके सीमन से कमा लेता हूं। सीमन समझ में आ गया, उसके स्पर्म, ठीक है, क्योंकि बेस्ट ब्रीड है तो उसके स्पर्म भी बहुत बेस्ट होंगे, ठीक है। देखी होगी मूवी, ठीक है, मैंने समझाया भी था आपको, ठीक है, वो मिकी डोनर थी, क्या नाम था उसका, ठीक है, वो स्पर्म डोनेट करता था। तो स्पर्म भी बहुत कॉस्टली हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप बहुत हाई क्वालिटी के इंसान के स्पर्म आप, ठीक है, डोनेट करते हैं, उसको आप परचेज करते हैं, क्योंकि भाई स्पर्म में तो वो सारी चीजें छुपी हुई है, एक कह सकते हो एक लाइफ को क्रिएट करते हैं। तो सारी इंफॉर्मेशन किसके पास है, स्पर्म के पास, आप समझ रहे हो ना। तो वो उस ब्रीड के स्पर्म डोनेट, मतलब स्पर्म को सेल करता था, तो कहता मैं क्यों उसको बेचूंगा, आप समझ रहे हो, ये तो मेरी, ठीक है, बैंक है, इसके स्पर्म मैं कलेक्ट करता हूं और बहुत हाई कॉस्ट में इसको हम, अब इंडिया तो छोड़ो, हम अदर कंट्री में बेचते हैं। वो फार्मर था, तो आप समझ में आया। तो इसलिए कहते हैं कि फार्मर को एजुकेट होना बहुत जरूरी है, एजुकेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो ना। अब मैं यही तो बताने वाला हूं, बहुत सारी चीजें, बेहतरीन चीजें बताने वाला हूं। तो ब्रीडिंग समझ में आया कि ब्रीडिंग से किस तरीके से इंप्रूवमेंट होता है। अब ब्रीड क्या होती है, ब्रीड अगेन इंपॉर्टेंट, ब्रीड क्या होती है, अ ग्रुप ऑफ एनिमल रिलेटेड, समझना, एक कॉमन ब्रीड, देखो ये छोड़ो, मैं कॉमन बताता हूं आपको तो याद रहेगा। डॉग की ब्रीड सब जानते हैं भाई, एक जर्मन शेपर्ड होता है, एक बुलडॉग होता है, एक पमेलियन होता है, सबको पता है ना भाई, इतनी सारी ब्रीड हैं, ठीक है। ये ब्रीड पहले हुआ करती थी, पहले एक ही टाइप के डॉग देखते थे आप, धीरे धीरे ब्रीड बढ़ती जा रही है, सभी डॉग हैं, स्पीसीज एक है पर ब्रीड बहुत सारी है, यानी क्या है, सब हाइब्रिड है, ठीक है। तो इन ब्रीड, डिफरेंट टाइप की ब्रीड की बात कर रहा हूं जिसमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ब्रीड क्या है, अगर मैं कॉमन ब्रीड की बात कर रहा हूं, ब्रीड क्या होती है, ग्रुप ऑफ एनिमल रिलेटेड बाय, ठीक है, डिसेंड एंड सिमिलर इन मोस्ट करेक्टर लाइक जनरल अपीयरेंस, फीचर, साइज, कॉन्फ़िगरेशन एटसेट्रा आर, ठीक है, सेड टू बी बिलोंग अ ब्रीड। वो सब एक ब्रीड को ब्लॉक करते हैं, यानी एक स्पीसीज के अंदर कई टाइप की ब्रीड हो सकती है। भाई डॉग एक स्पीसीज हो गई, उसमें बहुत सारी ब्रीड हो सकती है, ठीक है। ये ब्रीड आपस में भी, भाई 2 डिफरेंट ब्रीड को आपस में आप मेटिंग करा सकते हो, सेम ब्रीड को भी मेटिंग करा सकते हो, 2 एक ही स्पीसीज की 2 अलग अलग ब्रीड को भी मेटिंग करा सकते हो, ठीक है। तभी तो एक नई ब्रीड बन जाती है, आप समझ रहे हो ना भाई। प्लांट में भी तो नए नए टाइप के जो प्लांट आप जनरेट कर रहे हो, वो कैसे कर रहे हो, ब्रीडिंग करा करके। एनिमल में भी ब्रीडिंग होती है, हाँ, 2 अलग अलग स्पीसीज के अंदर ब्रीडिंग नहीं होती, जहां होती है वहां क्लोजली रिलेशनशिप होती है, समझाऊंगा उसको, ठीक है, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, उसको समझाऊंगा अभी। तो ब्रीडिंग समझ में आया, ब्रीडिंग क्या होती है, जिससे क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इंक्रीज होते हैं। ब्रीड क्या होती है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताया, साइज, फीचर्स, इनमें सिमिलरिटी होती है उस ग्रुप ऑफ एनिमल के अंदर, तो उसको हम एक ब्रीड बोलते हैं। आप समझ रहे हो ना मेरी बात, चलो ये भी समझ में आया। अब हम यहाँ पढ़ने क्या वाले हैं, हम यहाँ पढ़ने वाले हैं बेटा, ठीक है, सेम, भाई मेटिंग की बात करेंगे। ब्रीडिंग इज बिटवीन एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड इज कॉल्ड इनब्रीडिंग, ठीक है। वाइल क्रॉस ब्रीडिंग भी पढ़ेंगे, ठीक है, बिटवीन डिफरेंट ब्रीड, और हम, ठीक है, डिफरेंट, अच्छा, एनिमल ऑफ द सेम ब्रीड इट इज कॉल्ड इनब्रीडिंग, वाइल क्रॉस बिटवीन डिफरेंट ब्रीड इट इज कॉल्ड आउटब्रीडिंग,
तो हम दो चीजें पढ़ने वाले हैं, इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग। जब एक ही ब्रीड के मेंबर के बीच में क्या होगा, मेटिंग होगी, इनब्रीडिंग, ठीक है। डिफरेंट ब्रीड के मेंबर के बीच में मेटिंग होगी, ठीक है, तो आउटब्रीडिंग। उसमें भी डिफरेंस है, समझाता हूं अभी मैं, ठीक है। जो अभी एनसीईआरटी ने रखा है इसको पहले मैं थोड़ा अपनी तरीके से एक्सप्लेन करता हूं, एक समराइज करता हूं, फिर मैं एनसीईआरटी पर आ रहा हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं एनिमल ब्रीडिंग। और एनिमल ब्रीडिंग की अगर हम बात करते हैं बेटा, इसको टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, एक इनब्रीडिंग, एक आउटब्रीडिंग। और आउट ब्रीडिंग को भी टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, आउट क्रॉसिंग। बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसलिए मैंने एक फ्लो चार्ट बना दिया जिससे कि आपको थोड़ा एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है और आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आउट क्रॉसिंग और क्रॉस ब्रीडिंग। तो पहले मैं इन ब्रीडिंग की बात करता हूं, ठीक है, फिर आउट ब्रीडिंग में आउट क्रॉसिंग और क्रॉस ब्रीडिंग की बात करता हूं, ठीक है। तो इन ब्रीडिंग की बात कर लेते हैं, चलो ठीक है। इन ब्रीडिंग की अगर हम बात करते हैं तो इन ब्रीडिंग में क्या होता है, मेटिंग, बिटवीन एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड, मेटिंग बिटवीन एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड, ठीक है। फॉर, ये जरूर ध्यान रखना, 4 to 6 जनरेशन, ठीक है। अगर आप एक ही ब्रीड के मेंबर में, समझना, एक ही ब्रीड के मेंबर में, एक ही ब्रीड के मेंबर में, ठीक है, 4 to 6 जनरेशन तक आप क्या करा रहे हो, मेटिंग करा रहे हो, ठीक है। एक ही ब्रीड के मेंबर में, ठीक है, 4 to 6 जनरेशन तक मेटिंग कराते हो तो इसको बोलते हैं इन ब्रीडिंग। एक बार समझ में आया, इन ब्रीडिंग। फायदा क्या इन ब्रीडिंग का, भाई अगर आप इन ब्रीडिंग करोगे तो आपको पता है, मेंडल के लॉ पढ़े थे, जब आप इन ब्रीडिंग करोगे तो प्योर लाइन डेवलप होती है, यानी होमोजाइगोसिटी बढ़ती है। आप समझ रहे हो, कॉमन ब्रीड के बीच में जब इनब्रीडिंग कराते रहोगे तो प्योरिटी डेवलप होती है, जीनोम के अंदर प्योर लाइन डेवलप होती है, मींस होमोजाइगोसिटी बढ़ती है। जेनेटिक्स में पढ़ा है, मेंडल के लॉ में पढ़ा है, होमोजाइगोसिटी क्या होती है, ठीक है। तो होमोजाइगोसिटी बढ़ती है, पर होमोजाइगोसिटी का एक लॉस भी होता है, क्या, नो डाउट प्योरिटी आती है, यानी अगर आप इनब्रीडिंग कराओगे तो आपकी उस ब्रीड में प्योरिटी आएगी, बिल्कुल एकदम प्योर ब्रीड होती चली जाएगी। तो अभी तो कहते हैं दो आपने अच्छी ब्रीड चूज की, ठीक है, बढ़िया ब्रीड ली, आप चाहते हो दोनों के बेहतरीन कैरेक्टर है, ठीक है, मतलब एक ही लाइनेज के हैं, कॉमन एंसेस्टर है उनके, ठीक है, उनके कॉमन एंसेस्टर हैं, ठीक है, विद कॉमन एंसेस्टर कह सकते हो, विद कॉमन एंसेस्टर। अगर कॉमन एंसेस्टर यानी एक ऐसे समझो, एक ही गांव के अंदर, ठीक है, आपने क्या करा रहे, ब्रीडिंग, कॉमन, एक ही गांव के स्टार्टिंग में एक गांव में एक घर था, वो कुछ एनिमल लेके आए, एक घर से 10 घर हो गए, तो एनिमल भी उनके बच्चे बच्चे डिवाइड होते चले गए, तो अब एक ही, मतलब एक ही लाइनेज है, एक ही परिवार है, ठीक है। तो उनके अंदर भाई कहां बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वो क्या करते हैं, इनब्रीडिंग वहीं कराते रहते हैं, जिससे क्या हुआ भाई, अच्छे एनिमल थे स्टार्टिंग में, तो अच्छे एनिमल के कैरेक्टर और बेहतर होते गए, कितने जनरेशन तक, 4 to 6 जनरेशन तक, ठीक है। तो इस इनब्रीडिंग का फायदा क्या था, इससे प्योरिटी, यानी होमो इंक्रीज, इनब्रीडिंग क्या करती है, ये इंक्रीज करती है होमोजाइगोसिटी। भाई होमोजाइगोसिटी इससे बढ़ने लगी तो बढ़िया बात है, होमोजाइगोसिटी बढ़ रही है, ठीक है। पर एक नुकसान भी होता है, अगर 4 to 6 जनरेशन के बाद भी आप इनब्रीडिंग करा रहे हो तो हो जाता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन, यानी धीरे धीरे उस एनिमल्स की फर्टिलिटी कम होना स्टार्ट हो जाती है धीमे धीमे, ठीक है। इनब्रीडिंग की वजह से जो रिसेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं, आप जानते हो रिसेसिव डिसऑर्डर डोमिनेंट कब होते हैं, जेनेटिक्स हमने पढ़ रखी है, जब होमोजाइगोसिटी बढ़ती है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है, आफ्टर, ठीक है, 4 to 6 जनरेशन इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है, यहां पर प्रेजेंट हो जाएगा, यस शो आफ्टर 4 to जनरेशन इनब्रीडिंग डिप्रेशन यहां देखने को मिलता है, ठीक है। मैंने समझना, अगर
नो डाउट बहुत बेहतर तरीका है अगर आपको प्योर लाइन मेंटेन करनी हो। जेनेटिक्स में पढ़ रखा है, आप इनब्रीडिंग कराते रहो, इनब्रीडिंग कराते रहो, इनब्रीडिंग कराते रहो, तो प्योरिटी डेवलप होती जाएगी, ठीक है। बट होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी, होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, रिसेसिव डिसऑर्डर। जब तक होमोजाइगोसिटी नहीं है तो रिसेसिव डिसऑर्डर डोमिनेंट नहीं होंगे, पर जैसे जैसे होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी तो रिसेसिव डिसऑर्डर क्या हो जाएंगे, डोमिनेंट। आप समझ गए ना मेरी बात, होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी तो रिसेसिव डिसऑर्डर डोमिनेंट होंगे, जिसकी वजह से, ठीक है, क्यों, क्योंकि होमोजाइगोसिटी बढ़ रही है, क्योंकि रिसेसिव डिसऑर्डर है, हेटेरोजाइगोसिटी होगी तो नहीं होंगे, होमोजाइगोसिटी होंगे तो होंगे। आप समझ गए ना मेरी बात। तभी तो नेचर भी, एवोल्यूशन में आपने पढ़ रखा है, एवोल्यूशन बहुत बेहतरीन तरीके से बोलता है कि नेचर उसी स्पीसीज या उसी पॉपुलेशन को सेलेक्ट करती है जिस पॉपुलेशन में वेरिएशन ज्यादा होते हैं। जो पॉपुलेशन हेटेरोजाइगोसिटी शो करती है उस पॉपुलेशन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है कंपैरेटिव वो पॉपुलेशन जिसमें होमोजाइगोसिटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो नेचर का भी तो कंसेप्ट है, नेचर भी किसको सेलेक्ट कर रही है, जो हेटेरोजाइगस है। आप समझो, इस पे तो बहुत बेहतरीन आप यूज कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल मैं दे सकता हूं इसके ऊपर, ठीक है, ठीक है। आप उसको अदरवाइज मत लेना, जैसा साइंस, ठीक है। साइंस का मतलब है जैसे हम अरबियन कंट्रीज में बात करते हैं, ठीक है, अरबियन कंट्रीज में शेख, ठीक है, तो शेख नो डाउट उनका जीन, मतलब जैसे जितने भी मुस्लिम्स हैं तो उनको मतलब शेख बोलते हैं, कि शेख बोलते हैं, जो एक आर्टिकल लिखा था कि हमारा जीन ज़्यादा बेहतर है, मतलब हो सकता है, ठीक है, बेहतर है, ठीक है, क्योंकि उनके पास भाई नो डाउट पैसा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, पैसा ज़्यादा है तो नो डाउट ब्रेन भी है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, तभी वो आज कहाँ से कहाँ पहुँचे, ठीक है। तो कुछ भी है, जो भी है, मतलब उनको लगता है कि इसलिए उन्होंने एक डिसीजन लिया, मतलब जो मैंने एक आर्टिकल्स पढ़े हैं उसके बेस पे बोल रहा हूं मैं, ऐसे तो कुछ भी नहीं, ठीक है, कि हम अपने जीन को मतलब प्योरिटी मेंटेन करेंगे। प्योरिटी मतलब समझ रहे हो ना, अपने जीन को और बेहतर, यानी अपने जीन को बाहर किसी और जीन के अंदर फ्लो नहीं होने देंगे, ठीक है, मेंटेन करके रखेंगे, यानी अपने जीन को अपने ही जीन में हम माइग्रेट करेंगे, जिससे होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी, हमारी प्योरिटी बढ़ेगी, हमारी क्वालिटी मेंटेन रहेगी। पर इसका एक नुकसान हो सकता है या हो रहा है, जो भी है मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है, जो लोग कहते हैं, तो ये हो सकता है कि अगर वो ऐसा रहा, ठीक है, वैसे तो अब नहीं रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से अब जनरेशन चेंज हो रही है, ठीक है, जो नई जनरेशन हो रही है वो कहीं ना कहीं हेटेरोजाइगोसिटी कर ही दे रही है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात, यानी इनब्रीडिंग होने नहीं दे रही है, क्योंकि उसको समझ रहे हो ना मेरी बात, वो कहीं ना कहीं इंटरकास्ट मैरिज पे फोकस कर रहे हैं लोग, तो डाइवर्जन हो रहा है। तो अगर होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी तो मैंने बताया नेचर उसी पॉपुलेशन को सेलेक्ट करेगी, ठीक है। तभी तो कुछ लोग आर्टिकल में लिखा हुआ है कहीं ना कहीं उनकी संख्या कम हो रही है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हो सकता है ये कॉज भी हो, क्योंकि उनके अंदर भाई रिसेसिव डिसऑर्डर डोमिनेंट हो रहे हो, ठीक है, ऐसा लोग कहते हैं, ठीक है, अलग अलग स्टडीज हैं, ठीक है। बट इनब्रीडिंग करने का फायदा एक ही है, क्या मैंने बताया, प्योरिटी जनरेट करना। पर आफ्टर 4 to 6 जनरेशन जैसे जैसे होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी, ऐसे डिसऑर्डर जो उनके ठीक है लाइनेज में नहीं थे वो आने स्टार्ट हो जाएंगे, डोमिनेंट होने स्टार्ट हो जाएंगे, जो बहुत डेंजरस सिम्टम हो सकते हैं। इसी को बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है। तो आफ्टर 4 to 6 जनरेशन जब ऐसा होगा, इनब्रीडिंग होगी, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन आना स्टार्ट हो जाएगा, यानी रिसेसिव डिसऑर्डर डोमिनेंट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि नेचर भी चाहती है वेरिएशन, जिसमें वेरिएशन ज्यादा होगा, हेटेरोजाइगोसिटी होगी, नेचर को सेलेक्ट करेगी, ठीक है। एक कॉमन सा आर्टिकल है, लोग कहते हैं इंडिया के अंदर, इंडिया में भी, ठीक है, मतलब इंडिया का कुछ पार्ट ऐसा है जहां पर अटैक ज्यादा हुए हैं, कुछ पार्ट ऐसे हैं जहां अटैक कम हुए हैं, लाइक साउथ, ठीक है। तो साउथ को छोड़ दिया जाए तो इधर के वाले पार्ट में मतलब लोगों ने बहुत अटैक किए हैं, अटैक भी किए, फिर यहाँ रहे, फिर यहाँ के, ठीक है, लोगों के संग, ठीक है, उन्होंने मैरिज की और अपने जीन को फ्लो कर दिया। यानी इंडिया का एक जो पार्ट है साउथ को छोड़कर इधर वाला पार्ट, तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के अटैक्स हुए, डिफरेंट कंट्री के अटैक्स हुए, और हमारे जीन में और डिफरेंट टाइप के जीन का क्या हो गया, फ्लो हो गया। तभी तो, ठीक है, जैसे साउथ के लोगों का मानना है कि नॉर्थ के लोग प्योर इंडियन नहीं है, साइंटिफिकली तो वो सही कह रहे हैं, ठीक है। साइंटिफिकली का मतलब है क्योंकि यहां पर डिफरेंट टाइप के जीन का फ्लो हुआ, ठीक है, भाई जितने अटैक हुए तो समझो जीन तो फ्लो होगा ही ना, जीन का फ्लो हुआ, इसलिए प्योरिटी नहीं है उनके अंदर, ये उनका मानना है। पर अकॉर्डिंग टू अगर नेचर देखा जाए, ठीक है, जितने टाइप के जीन के फ्लो हुए हैं तो उसी वजह से कहीं ना कहीं, ठीक है, कह सकते हो वेरिएशन ज्यादा आई है, वेरिएशन ज्यादा आई है तो नेचर उसी को सेलेक्ट कर रही है जो वेरिएशन ज्यादा है, ऐसा नहीं उनको सेलेक्ट नहीं कर रही, ठीक है। मतलब मैं साइंस की बात कर रहा हूं, कहीं रिलीजन पर मत ले जाना, ठीक है, मैं टोटल साइंस की बात कर रहा हूं बेटा, ठीक है। तो कहीं भी उधर उधर मत ले जाना, कहीं कोई ऐसी मतलब ऐसी बातें मैं करता नहीं हूं, पर एक्चुअल में टॉपिक ही ऐसा है, समझना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब
रिलीजन पर इधर उधर मत सोचना, ओनली साइंस, ठीक है, ओनली साइंस पर फोकस करो, साइंस को समझो कि एक्चुअल में है क्या, ठीक है, एक्चुअल में क्या हुआ था। तो इवोल्यूशन तभी तो एक ऐसी चीज है, बहुत मतलब बेहतरीन चीज है, इसको पढ़ना, उसको मतलब समझना कि एक्चुअल में हुआ। इवोल्यूशन एक ऐसी चीज है जो पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। पुराने टाइम पर क्या चेंजेस हुए, अब हम क्या हो रहे हैं और आगे क्या चल रहा है, पूरी चीज, जीन में किस तरीके से मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं, ये बहुत बेहतरीन स्टडी है, ठीक है। तभी तो मैं कहता हूं कि इसको मतलब हल्के में मत लो, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो ना मेरी बात। तो इसीलिए जैसे आपने एक कार्टून देखा होगा, बिन 10 करके, मैंने बताया भी था पिछली बार आपको, उसकी वॉच में एक सिस्टम था, वो कंटिन्यू क्या करता था, डिफरेंट टाइप के, ठीक है, वो मॉनिस्टर्स के रूप ले लेता था, जीन में चेंजेस हो जाते हैं, जितने टाइप के, मतलब वो भी कैसे हुए, उस टाइप का जीन का जब इंटरेक्शन बॉडी में होता है, यानी जितने टाइप के जीन का इंटरेक्शन होगा उतनी ही वेरिएशन आएंगे, और जहां वेरिएशन ज्यादा होंगे वहां होमोजाइगोसिटी नहीं होगी, यानी इनब्रीडिंग डिप्रेशन जैसी चीजें तो हो ही नहीं सकती। और नेचर में स्टेबिलिटी, मैं नहीं बोलता, ठीक है, हार्डी-विनबर्ग लॉ बोलता है, ठीक है, इवोल्यूशन बोलता है कि नेचर उसी पॉपुलेशन को या ज्यादा या उस स्पीसीज को बेटर सेलेक्ट करती है, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा बताती है जिसमें वेरिएशन ज्यादा होते हैं, जो हेटेरोजाइगस होती है। तो बहुत सारी मैंने आपको बातें बताई, समझ में आई होंगी कि हेटेरोजाइगोसिटी क्या है, होमोजाइगोसिटी क्या है। होमोजाइगोसिटी का मतलब है कहीं ना कहीं जो होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी, प्योर लाइन इनब्रीडिंग करनेंगे तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन आएगा, क्योंकि रिसेसिव डिसऑर्डर डोमिनेंट होंगी। तो बहुत बेहतरीन तरीका है इनब्रीडिंग, पर एक लॉस है, 4 to 6 जनरेशन के बाद भी अगर इनब्रीडिंग कराई तो उन लोगों को देखा कि अभी कैटल्स थे, उस टाइम पे लोग ध्यान नहीं देते थे, ठीक है, इन ब्रीडिंग कराए जा रहे हैं, फिर तो यार अच्छी ब्रीड लाए थे, पर अब तो इसका भाई जो मिल्क की ईल्ड है वो कम होती जा रही है, ठीक है, ये बीमार होने लगे हैं, तो बाद में समझ रहे हो, अब ये बेकार ब्रीड, तो उनको भर मार देते थे, जबकि कुछ भी नहीं करना था। इस इनब्रीडिंग डिप्रेशन को खत्म करने का एक तरीका था, क्या तरीका था, एक बार आउट क्रॉस करा दो, इनब्रीडिंग डिप्रेशन खत्म। बहुत बेहतर, पर एजुकेशन नहीं थी उस समय, लोग समझते नहीं थे, ठीक है, अब लोग समझ गए भाई। जब भी ऐसी स्थिति आती है डॉक्टर से मिलते हैं, डॉक्टर कहता है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सीमन आता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर दो, ठीक है, मतलब अब आपने गांव में मत कराओ, गांव चेंज कर दो, इस गांव के एनिमल को दूसरे गांव के एनिमल के संग ब्रीड करा दो, बस काम बन गया। ब्रीड सेम है, आप क्या करो, गांव चेंज कर दो, बस काम बन जाएगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, डिसऑर्डर्स हो रहे थे, ईल्ड कम हो रही थी, बस आप इस गांव के एनिमल को दूसरे गांव के एनिमल से एक बार क्रॉस करा दो, ठीक है। आपने क्या कर दिया, लाइनेज चेंज कर दी, ब्रीड सेम है, ये भी वही ब्रीड है, पड़ोस के गांव में भी वही ब्रीड थी, पर इस ब्रीड की लाइनेज, वंशावली एक थी, उसकी लाइनेज अलग एक थी, ठीक है। यानी लाइनेज भी अलग तब मानी जाएंगी जब 4 से 6 जनरेशन तक की लाइनेज इसकी अलग है और 4 से 6 जनरेशन ये अलग है, तब ऐसी 4 से 6 जनरेशन वाली जो अलग अलग लाइनेज है उनको ब्रीड कराते हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम क्या, आउट क्रॉसिंग, ठीक है, आउट क्रॉसिंग, ठीक है, जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को खत्म करती है मात्र एक बार क्रॉस कराने से। आप समझ गए ना, एक बार क्रॉस करा दो, इनब्रीडिंग डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। चलो एक बढ़िया सी कहानी सुनाता हूं उसके लिए। ऑफलाइन में तो कहानी होती है, पर ऑनलाइन के अंदर भाई कहानी इसलिए सुनानी पड़ती है, बच्चे की क्लास के अंदर, ठीक है, एक मतलब उसका अटेंशन बना रहे, जब थक जाए तो कि सुबह से बैठा है, एक ही जगह बैठा है, तो उसको बीच बीच में एंटरटेन। अब यहाँ तो मैंने बताया ना, आप तो क्या करोगे, पॉज करके बाहर चले जाओगे, घूम फिर के फिर आगे देख लोगे, इसलिए यहाँ जरूरत नहीं पड़ती इन चीज़ों की, पर चलो एक दिमाग में सुनाई देता हूँ, ठीक है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का खेल है सारा का सारा, इनब्रीडिंग, ठीक है। देखो एक कॉलोनी थी, कॉलोनी समझ के मोहल्ला, ठीक है, उस मोहल्ले में बहुत सारे मुर्गे थे, एक मुर्गी भी थी, ठीक है, बड़ी सुंदर सी मुर्गी थी, ठीक है। तो भाई आपको पता है कि मुर्गे उड़ नहीं पाते, ठीक है, आप समझना मेरी बात। तो उस मुर्गी के पप्पा ने दिमाग में एक आया, यार इस बार मैं अपनी मुर्गी की, मतलब जो भी है, डिसीजन लिया कि मैं अपनी मुर्गी की शादी इस मोहल्ले के मुर्गों से ना करके दूसरे मोहल्ले के मुर्गे से करूंगा। समझना मेरी बात, ठीक है, मोहल्ला चेंज करना है उनको। तो ठीक है, ये सोच लिया उन्होंने, अनाउंस कर दिया, भाई इस बार मैं, ठीक है, अपनी मुर्गी की जो शादी है वो इस मोहल्ले के मुर्गों से नहीं करूंगा, दूसरे मोहल्ले के मुर्गों से करूंगा, ठीक है भाई, अनाउंस कर दिया, ठीक है, तैयारी होने लगी, सारे मोहल्ले के मुर्गे इकट्ठे हो गए, ठीक है, उसके पप्पा के घर पर। और भाई समझ रहे हो ना, फिर आवाज लगानी चालू हुई, भाई बाहर आओ, ठीक है, पप्पा बाहर आए और बोले, अरे इस मोहल्ले में मुर्गों की कमी थी क्या, क्या मुर्गे मर गए जो तुम दूसरे मोहल्ले के मुर्गे से इस मुर्गी की शादी कर रहे हो, ठीक है। तब पापा ने प्यार से बोला, क्या बोला, ठीक है, यार मुझे अपनी बिटिया के जो नेक्स्ट जनरेशन है, ख्वाहिश है कि वो पायलट बने। पायलट बने समझ रहे हो ना मेरी बात, यानी उड़ना, समझ रहे हो ना, यानी उसको साइंटिफिकली समझ में आया क्या, कि अगर मैं अपने मोहल्ले के मुर्गों से ही शादी कराता रहूंगा तो शायद इस वजह से तो
इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं हो गया, हम उड़ नहीं पा रहे। अगर इस बार मोहल्ला चेंज कर दूंगा तो नेक्स्ट जनरेशन उड़ना चालू कर देगी। ये साइंटिफिकल लॉजिक था उसका। अब समझ में आया? इससे आपको याद रहेगा कि ब्रीड एक है, मोहल्ला चेंज कर दो तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन खत्म हो जाएगा, गांव चेंज कर दो तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। यानी सेम ब्रीड है, लाइनेज चेंज कर दो, लाइनेज एंसेस्ट्री चेंज कर दो, इनब्रीडिंग डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। तो समझ में आया इनब्रीडिंग क्या है? तो इनब्रीडिंग समझ में आ गया, मेटिंग बिटवीन एनिमल ऑफ सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन विद कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, इससे क्या होता है? होमोजाइगोसिटी बढ़ती है, पर 4 to 6 जनरेशन के बाद इनब्रीडिंग डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है, जिससे ईल्ड, ठीक है, प्रोडक्टिविटी जिसे कहते हैं, और डिसऑर्डर्स बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, वो हमने समझा दिया क्यों, क्योंकि हेटेरोजाइगस जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, वो मतलब होमोजाइगोसिटी बढ़ने से इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो इनब्रीडिंग समझ में आ गया। अब बात करते हैं आउटब्रीडिंग। आउटब्रीडिंग में क्या करते हैं? इस आउटब्रीडिंग को भी डिवाइड कर सकते हो, आउट क्रॉसिंग और क्रॉस ब्रीडिंग। आउट क्रॉसिंग क्या है? आउट क्रॉसिंग में आपको ब्रीड चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस जो कॉमन एंसेस्ट्री थी उसको चेंज कर दो, मोहल्ला चेंज कर दो। मोहल्ला चेंज करते ही आपकी इनब्रीडिंग डिप्रेशन खत्म हो जाएगी। यानी अगर मैं आउट क्रॉसिंग की बात करता हूं, मेटिंग बिटवीन एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड, ब्रीड सेम है, सेम ब्रीड, यहां भी सेम ब्रीड है, ठीक है, बट नो कॉमन, भाई यहां हमने कॉमन एंसिस्टर बोले थे, बट नो कॉमन एंसिस्टर, कॉमन एंसिस्टर नहीं है, बस यही तो चेंज किया। मेटिंग बिटवीन एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड, यहां भी सेम ब्रीड थी, यहां भी सेम ब्रीड थी, बट नो कॉमन एंसिस्टर, मोहल्ला चेंज करना है। ठीक है, बस इसी को बोलते हैं आउट क्रॉसिंग। और ऐसा करने से, एक बार क्रॉस कराने से, बस एक बार क्रॉस करा दो, ठीक है, सिंगल आउट क्रॉस क्या कर सकता है? ठीक है, हेल्प कर सकता है ओवरकम, ठीक है, किसको ओवरकम कर सकता है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन को। एक आउट क्रॉस करा दो, ठीक है, तो ये भी लिख देते हैं, काम की बात है। सिंगल आउट क्रॉस helps in overcome inbreeding डिप्रेशन। तो अगर आपने एक बार सिंगल आउट क्रॉस करा दिया तो हेल्प इन ओवरकम इनब्रीडिंग डिप्रेशन, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन खत्म हो जाएगा, उस एनिमल को मारने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आपको एक बार उस एनिमल को मोहल्ला चेंज करा दो, समझ में आ गया होगा। तो ऐसे आपको याद रहेगा कि मोहल्ला चेंज कराने से अगर मुर्गा उड़ सकता है, कहानी है, ठीक है, तो मोहल्ला चेंज कराने से इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो समझ में आया, मोहल्ला चेंज का मतलब है आउट क्रॉसिंग। अब क्रॉस ब्रीडिंग की बात करते हैं। क्रॉस ब्रीडिंग यानी अलग अलग ब्रीड के बीच में क्रॉस, क्रॉस ब्रीडिंग यानी अलग अलग ब्रीड के बीच में क्रॉस, यानी इस बार आप ब्रीड चेंज करने वाले हो। ठीक है, इससे हाइब्रिड बनते हैं। जैसे डॉग की मैंने आपको बताया कि डिफरेंट टाइप की ब्रीड होती हैं, भाई जर्मन शेपर्ड, पोमेलियन, ठीक है, बुलडॉग, ठीक है, डिफरेंट टाइप की ब्रीड समझ में आ गई होंगी आपको। ठीक है, तो ये ब्रीड कैसे बन रही हैं? आपने दो अलग अलग ब्रीड को लिया, क्रॉस कराया, एक नई ब्रीड बन गई। ठीक है, इस टाइप से नई नई ब्रीड बनती हैं, तो उसको हाइब्रिड बोलते हैं, हाइब्रिड ब्रीड। ठीक है, तो क्रॉस ब्रीडिंग में क्या कर रहे हो यहां पर? ठीक है, मेटिंग करा रहे हो यहां पर, मेटिंग बिटवीन एनिमल्स ऑफ डिफरेंट ब्रीड, डिफरेंट ब्रीड बट सेम स्पीसीज। स्पीसीज एक ही है, ठीक है, स्पीसीज में चेंज नहीं किया, स्पीसीज तो सभी की एक चल रही है। ठीक है,
यहां हमने ब्रीड चेंज कर दी, डिफरेंट ब्रीड कर दिया। जो एक ब्रीड चल रही थी अब हमने क्या कहते हैं, डिफरेंट ब्रीड। तो क्रॉस ब्रीडिंग, यानी अलग अलग ब्रीड के बीच में हमने क्रॉस करा दिया। तो समझ में आया होगा इन ब्रीडिंग क्या है, आउट क्रॉसिंग क्या है, क्रॉस ब्रीडिंग क्या है। इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग का मतलब है एक ही ब्रीड के बीच में क्रॉस करा रहे हो, एक ही एंसेस्ट्री के अंदर होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी, पर एक चीज है होमो क्या कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है। 4 to 6 जनरेशन के बाद ये प्रॉब्लम आ जाएगी। आउटब्रीडिंग की बात करते हैं, मेटिंग बिटवीन एनिमल ऑफ सेम ब्रीड बट नो कॉमन एंसेस्टर, पर अप टू, इसमें भी ध्यान रखना है, ठीक है, अप टू 4 to 6 जनरेशन, यानी मतलब कॉमन एंसेस्ट्री नहीं होनी चाहिए। लगभग 4 से 6 जनरेशन तक ये अलग अलग एंसेस्ट्री है, 4 से 6 जनरेशन की अलग एंसेस्ट्री है। यानी ऐसा नहीं कि 1-2 जनरेशन की एंसेस्ट्री, मतलब एक ही मोहल्ला था, ठीक है, उस मोहल्ले में 2 जनरेशन के बाद एक नया मोहल्ला बना लिया तो वो एक ही एंसेस्ट्री कहलाएगी। कम से कम 4 से 6 जनरेशन तक की एंसेस्ट्री, एंसेस्ट्री समझ रहे हो, लाइनेज, पूर्वज, इसकी एक अलग है, ये अलग है, तब उनके बीच में आप मीटिंग कराओगे, तब उसको बोलते हैं सही मायने में आउट क्रॉसिंग। तो समझ मेटिंग बिटवीन एनिमल ऑफ सेम ब्रीड बट नो कॉमन एंसेस्ट्री अप टू 4 to 6 जनरेशन। तो कोई एंसेस्ट्री नहीं है तब मेटिंग कराओगे तो आउट क्रॉसिंग बोलते हैं, जिसकी वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी खत्म हो जाता है एक बार क्रॉस कराने से, ठीक है। और जब ब्रीड चेंज कर दोगे तो समझ में आ गया होगा इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग। तो कंसेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। तो इनब्रीडिंग क्या है, ठीक है, मैंने बताया था इनब्रीडिंग रेफर टू द मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल, यानी एक ही गांव, एक ही मोहल्ला, एक ही एंसेस्ट्री विद इन द सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन। एकदम क्लियर है। इससे फायदा क्या था, होमोजाइगोसिटी बढ़ती है, और होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी तो नो डाउट क्वालिटी बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी, पर 4 से 5-6 जनरेशन के बाद ये घटना चालू हो जाएगी, डिप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। क्यों भाई, इससे क्या होता है, होमोजाइगोसिटी मतलब प्योर लाइन या होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होना चालू हो जाती है, प्योर लाइन या होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होना चालू हो जाती है, डेवलप हो जाती है, जैसे कि मेंडल के लॉ में कहा गया है, तभी तो जेनेटिक्स में थोड़ा पता होना जरूरी है। इसकी वजह से क्या होता है, इनब्रीडिंग इंक्रीज करती है होमोजाइगोसिटी, और होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा बेटा आगे जाकर के, ठीक है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा, रिसेसिव डिसऑर्डर डोमिनेंट हो जाएंगे। आप समझ गए ना मेरी बात, इसको खत्म किया जा सकता है, ठीक है, ठीक है। व्हेनेवर दिस बिकम अ प्रॉब्लम, ठीक है, सेलेक्टेड एनिमल ऑफ द ब्रीडिंग, ठीक है, पॉपुलेशन शुड बी मेटेड विद अनरिलेटेड, भाई खत्म करने का तरीका है अनरिलेटेड सुपीरियर एनिमल ऑफ द सेम ब्रीड। अनरिलेटेड तो क्या होगा, इसको खत्म किया जा सकता है। तो अनरिलेटेड मतलब लाइनेज चेंज कर दिया तो इसको हम खत्म कर सकते हैं। दिस इज यूजली क्या होगा, इससे रीस्टोर हो जाएंगे वापस फर्टिलिटी और यील्ड, जो नुकसान हो रहा था ना वो रीस्टोर हो जाएगा। इसी को बोलते हैं क्या, आउट क्रॉसिंग, जो मैं आगे समझाने वाला हूं, ठीक है। तो आउटब्रीडिंग क्या है, अब आउटब्रीडिंग पर आ जाओ। इनब्रीडिंग क्लियर हो गया, आउटब्रीडिंग में क्या है बेटा, आउटब्रीडिंग ब्रीडिंग ऑफ द अनरिलेटेड एनिमल। अब यहां अब तक हम रिलेटेड की बात कर रहे थे, अब अनरिलेटेड की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेम ब्रीड भी हो सकती है, डिफरेंट ब्रीड भी हो सकती है, ठीक है, या स्पीसीज भी चेंज हो सकती है। अनरिलेटेड की बात कर रहे हैं, अब तक हमने रिलेटेड की बात की थी, ठीक है। तो ब्रीडिंग ऑफ द अनरिलेटेड एनिमल विच मे बी बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ द सेम ब्रीड भी हो सकती है, मैंने बताया सेम ब्रीड भी हो सकती है, ठीक है। नो कॉमन एंसेस्ट्री फॉर 4 to 6 जनरेशन, अभी समझाया। सेम ब्रीड पर कॉमन एंसेस्ट्री नहीं होनी चाहिए 4 to 6 जनरेशन तक, ठीक है। तो आप इसको यूज कर सकते हो। इसको क्या बोलते हैं, आउट क्रॉसिंग, अभी समझाया आउट क्रॉसिंग, ठीक है। या बिटवीन डिफरेंट ब्रीड चेंज कर दोगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस ब्रीडिंग। और अगर आपने स्पीसीज ही चेंज कर दी तो क्या हो गया, तो हो गया डिफरेंट स्पीसीज, तो इसको बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, जो मैं आपको अलग से समझाऊंगा, ठीक है। तो बेसिक समझ में आया। इनब्रीडिंग कॉमन एंसेस्ट्री के बीच में आप मेटिंग करा रहे हो, इनब्रीडिंग एंसेस्ट्री चेंज कर दो, आप समझ रहे हो ना, जो क्लोजली रिलेटिव थे उनको चेंज कर दो। हो सकता है भाई ब्रीड चेंज कर दो, ये भी हो सकता है, स्पीसीज चेंज कर दो, ये भी हो सकता है, ठीक है। आपने मोहल्ला चेंज कर दिया, ठीक है, ये भी हो सकता है। आपने ब्रीड चेंज कर दी, ये भी हो सकता है। और आपने स्पीसीज चेंज कर दी, ये भी हो सकता है। मोहल्ला चेंज करोगे तो क्या बोलेंगे इसको, क्रॉस, आउट क्रॉसिंग। और ब्रीड चेंज कर दोगे, क्रॉस ब्रीडिंग। स्पीसीज चेंज कर दोगे, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ये 3 चीजें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पहले आउट क्रॉसिंग की बात कर लेते हैं। इट इज द बेस्ट, ये बेस्ट मेथड है, किसके लिए बेस्ट मेथड है, इट इज द बेस्ट ब्रीडिंग मेथड उन एनिमल्स के अंदर, ठीक है, दैट आर बिलो आउट क्रॉस। इट इज द बेस्ट, बिलो एवरेज इन द प्रोडक्टिविटी इन मिल्क
प्रोडक्शन ग्रोथ रेट एंड, ठीक है, बीफ कैटल एटसेट्रा, मतलब उनका अगर सब चीजें कम हो रही हैं, अ सिंगल आउट क्रॉस, एक आउट क्रॉस करा दो, ठीक है, ऑफ्टन हेल्प टू ओवरकम ब्रीडिंग इनब्रीडिंग डिप्रेशन, तो एक क्रॉस कराने से इनब्रीडिंग डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, अब बात करते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब है आपने ब्रीड चेंज कर दी, ठीक है, स्पीसीज एक ही है, ब्रीड चेंज कर दी। तो इन दिस मेथड सुपीरियर मेल चूज कर लिया आपने ऑफ द वन ब्रीड। ये सब आज की डेट में इंडस्ट्रियल लेवल पर, बड़े लेवल पर यही काम हो रहा है नई ब्रीड बनाने के लिए। सुपीरियर मेल ऑफ द वन ब्रीड आर मेटेड विद द सुपीरियर फीमेल ऑफ द अनदर ब्रीड। ब्रीड चेंज कर रहे हैं यहां पर हम, ठीक है, ब्रीड चेंज कर दी हमने, जो डॉग की डिफरेंट ब्रीड मिल रही है ऐसी मिल रही है, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम क्या, क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग क्या अलाउ करती है, ठीक है, डिजायरेबल, जो आप चाहते हो, भाई आपने सुपर ब्रीड ले ली, ठीक है, डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ टू डिफरेंट ब्रीड टू कंबाइंड, ठीक है, द प्रोजेनी हाइब्रिड। अब इससे बनता क्या है, इससे हाइब्रिड एनिमल्स बनते हैं, ध्यान रखना, प्रोजेनी हाइब्रिड एनिमल्स, ठीक है, मे देमसेल्फ टू बी यूज फॉर, ठीक है, कॉमर्शियल प्रोडक्शन। इनको बड़े लेवल पर बेचा भी जाता है, जो नई नई ब्रीड बनाई जा रही है वो इसी के लिए बन रही हैं। अब एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आता है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, हिसारडेल। हिसारडेल एक सीप है, हिसारडेल मैं जो बात कर रहा हूं एक सीप है, हिसारडेल इज अ न्यू ब्रीड, एक नई ब्रीड है। कैसे बनाई है, पंजाब में बनाई है। शीप, एक शीप है जो डेवलप की गई है पंजाब में। किस किसके क्रॉसिंग से डेवलप की गई है, ये ध्यान रखना है, बीकानेरी यू एंड मैरिनो रैम, मैरिनो रैम और बीकानेरी यू, ठीक है, इसके क्रॉस करने से पंजाब में एक नई ब्रीड बनी है, उसको हिसारडेल बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, भूल मत जाना, ठीक है। तो ये समझ में आ गया इनब्रीडिंग क्या है, और आउट ब्रीडिंग के अंदर क्रॉस, आउट क्रॉसिंग और क्रॉस ब्रीडिंग समझ में आ गया। अब बात करते हैं लास्ट, ठीक है, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, यानी अब यहां पर आपने स्पीसीज चेंज कर दी, ब्रीड की बात ही नहीं कर रहा, स्पीसीज चेंज कर दी, ठीक है। तो वैसे तो भी दो अलग अलग स्पीसीज के गैमीट फ्यूज नहीं करते, ठीक है, मैंने बताया भी था आपको, पर अगर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं, ठीक है, तो वहां पर गैमीट फ्यूज कर जाते हैं, और इंसान ऐसा करता भी है, ठीक है, करवाता है जबरदस्ती क्लोजली रिलेटेड, जिससे कि अपने बेनिफिट के लिए कोई नया एनिमल, जैसे आपको पता है म्यूल, ठीक है, म्यूल आप सभी जानते हो, डायग्राम भी देखा रखा है हमने म्यूल का, भाई म्यूल के बारे में सभी को पता है। अगर मैं म्यूल की बात करता हूं तो म्यूल कैसे बनता है, ठीक है, यहां पर मेल डंकी, ठीक है, एंड फीमेल, क्रॉस किससे कराएगा, ये क्रॉस करेगा फीमेल हॉर्स। अगर मेल डंकी फीमेल हॉर्स के संग क्रॉस करता है, समझना, मेल डंकी फीमेल हॉर्स के साथ क्रॉस करता है तो म्यूल का फॉर्मेशन होता है, जो फर्टाइल नहीं होता, ठीक है। लोग इसको डेवलप कराते हैं क्योंकि इसके लेग, टांगे छोटी होती हैं, पहाड़ी इलाके में चढ़ने में बड़ी मजबूत टांगे होती हैं, सामान को ढोने में ये हेल्प करता है, क्योंकि वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी, आप समझ गए ना मेरी बात, नीचे हो जाएगी तो मेंटेन कर पाएगा, आप समझ रहे ना मेरी बात, तो गिरेगा नहीं, और ठीक है, और सामान ढोने में कैपेबल होता है। तो इसी को बोलते हैं इंटर, ठीक है, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, समझ में आ गया होगा। चलो, अब बहुत इंपॉर्टेंट, मोइट, मल्टीपल ओव्यूलेशन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, ठीक है। जैसे अब देखो, इंसान मानो बहुत अच्छी ब्रीड है, मानो उसका मैं युवराज की बात कर रहा हूं, जो भाई 2 लाख इसकी कीमत, सॉरी हाँ 2 लाख बोल गया, 2 CR करोड़, ठीक है, इसकी कीमत लगाई गई थी 1 से 2 करोड़ के आसपास, उसने बेचा नहीं, क्यों नहीं बेचा भाई, वो उसका गैमीट, आप समझना। तो अब उसको नई ब्रीड बनानी है तो उसको भाई गैमीट निकालेगा, फिर एक अच्छी फीमेल में इंजेक्ट किया जाएगा, फिर एक बेबी को डेवलप होने में बहुत टाइम लगेगा। तो साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया, यार कुछ ऐसा करो, जितने टाइम में एक बेबी जनरेट हो रहा है सुपर वाला, उतने टाइम में कम से कम, ठीक है, 6 से 8 बेबी जनरेट हो जाएं। तो उन्होंने क्या किया, फीमेल्स के अंदर FSH का इंजेक्शन लगा दिया, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इससे फीमेल कैटल्स जो थे उनके अंदर जब एक ओवा का मैच्योरेशन हो रहा है तो वहां से नंबर ऑफ ओवा ज्यादा मैच्योर हो जाएंगे, ठीक है, भाई हाईली इंड्यूस कर दिया आपने, जिसकी वजह से क्या होगा, जब ज्यादा ओवा मैच्योर होंगे बेटा, ठीक है, तो
फिर अब दो तरीके हैं, जब आपने एफएसएस का इंजेक्शन लगा दिया उन फीमेल्स को, फिर मीटिंग करा देते हैं बेस्ट मेल के संग, ठीक है। मीटिंग अगर हो जाती है तो अच्छी बात है, अगर मीटिंग नहीं होती है, जैसे कहीं यानी मेल अलग है फीमेल अलग है, तो आप उस मेल के सीमन को ट्रांसपोर्ट कराओगे। फिर क्या करोगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यानी सीमन को इंजेक्ट कर दोगे आर्टिफिशियली। अब जब ढेर सारे ओवर मैच्योर हुए होंगे तो नो डाउट फर्टिलाइजेशन सबका होगा। जब फर्टिलाइजेशन सबका होगा तो बिना सर्जरी के कैथेटर के थ्रू एक सिस्टम होता है सक्शन मैकेनिज्म, उन सारे इनिशियल एम्ब्रियो, वही इनिशियल टाइम का इनिशियल एम्ब्रियो का मतलब है वही, ठीक है, 8 to 16 सेल यानी इनिशियल जो एम्ब्रियो जाइगोट के बाद की जो भी स्टेज होगी उनको हम क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। कलेक्ट करके कहाँ गए सारे इनिशियल एम्ब्रियो आपके पास आ गए। अब उन इनिशियल एम्ब्रियो को भी उस कैटल के अंदर तो 8 बेबी जनरेट नहीं हो सकते ना, तो आपने क्या किया, अदर कैटल चूज किए, ठीक है, जो बेकार थे किसी काम के नहीं, तो पर उनको यूट्रस काम के हैं, तो उन सारे को आपने सैरोगेसी समझ गए ना, सैरोगेसी का मतलब है उनके यूट्रस को यूज किया, उन सारे इनिशियल एम्ब्रियो को अलग अलग फीमेल कैटल्स के अंदर यूट्रस में ट्रांसप्लांट करा दिया, और जब एक बेबी जनरेट होता है उतनी देर में कितने बेबी जनरेट होंगे, 6 to 8 बेबी जनरेट होंगे। इसी को बोलते हैं मल्टीपल ओव्यूलेशन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, समझ रहे हो, यानी एक ओव्यूलेशन की जगह कई ओव्यूलेशन जनरेट करके आपने कई, ठीक है, एम्ब्रियो जनरेट किए और सैरोगेसी के थ्रू अलग अलग फीमेल में ट्रांसप्लांट कर दिया आपने। मेरी बात समझ पा रहे हो ना। टेस्ट ट्यूब में भी जनरेट किया जा सकता था पर टिपिकल प्रोसेस थी, ठीक है। सिंपल तरीका क्या है, फीमेल को एफएसएस का इंजेक्शन दो, कई ओवर रिलीज होंगे, स्पर्म को इंजेक्ट करा दो, सारे फर्टिलाइज हो जाएंगे, बाद में उन फर्टिलाइज एग को कलेक्ट करो, सैरोगेसी के थ्रू अलग अलग फीमेल में ट्रांसप्लांट कर दो, खेल का था बस, यानी उतने टाइम में आपको नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग ज्यादा मिल गया। इसी को बोलते हैं मल्टीपल ओव्यूलेशन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं इसके ऊपर देखो, चलो पहले तो उन्होंने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन समझा दिया, वही मेल में वही ह्यूमन में जैसा होता है वैसे ही यहाँ पर होता है, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की बात करते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हेल्प्ड अस ओवरकम सेवरल प्रॉब्लम, क्योंकि पहले आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नहीं था। जैसे इंडिया की कोई काव है और मानो अमेरिका का, ठीक है, कोई मेल है वहां पर, ठीक है, जो बुल जो टर्म यूज करते हैं, अब कैसे लाया जाए, प्लेन से मीटिंग तो हो नहीं पाएगी ना, तो अब क्या करना होगा, ठीक है। तो बहुत बढ़िया तरीका, पहले मीटिंग तभी तो आसानी से, पहले बहुत दूर एनिमल को नहीं ले जा सकते थे, इतनी सुविधाएं नहीं थी, ठीक है, मीटिंग कराने के लिए, वही तभी आसपास मीटिंग होती थी, इसीलिए वो तो क्वालिटी डेवलप नहीं थी, प्रोडक्टिविटी। तब जैसे साइंस बढ़ती जा रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, तो नो डाउट फूड की क्वालिटी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, यही तो टेक्नोलॉजी है, ये वाली सारी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ हमने क्या किया, अब देखा होगा स्पर्म, जैसे स्पर्म को बेचता है, वो स्पर्म दूसरी कंट्री में जाएंगे और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू, समझ रहे, मीटिंग की जरूरत ही नहीं है। तो यही टेक्नोलॉजी यूज की, इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। और फाइनली हमने मल्टीपल ओव्यूलेशन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी की बात करते समझाई दिया मैंने। यहां हम क्या कर रहे हैं बेटा, एफएसएस का से इंड्यूस कर रहे हैं, सुपर ओव्यूलेशन हो रहा है। यहां पर सुपर ओव्यूलेशन का मतलब है एक की जगह कई ओवर रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, ठीक है, विच दे नॉर्मल यील्ड पर साइकिल, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, लगभग 6 to 8 एग जनरेट हो जाते हैं। इनका फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, या तो मीटिंग करा दो या बुल से, या आप क्या कर दो, आर्टिफिशियल इंसेमिनेट कर दो, ठीक है। तो लगभग 8 to 32 सेल वाली स्टेज, देखो ह्यूमन में 16 तक होती है, 32 तक होती है, कोई भी स्टेज जो आपको मिल जाएगी उसको आप कलेक्ट कर लो और कलेक्ट करके ट्रांसफर कर दो सैरोगेट मदर के अंदर, दूसरी फीमेल के अंदर। यानी आप समझ गए ना मेरी बात, 6 to 8 एग मिल रहे हैं, मतलब 6 to 8 एम्ब्रियो आपको मिल जाएंगे, बेबी मिल जाएंगे उतने ही टाइम में, जितने टाइम में एक मिल रहा था। तभी तो उसको बोलते हैं मल्टीपल ओव्यूलेशन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, समझ गए होगे क्यों है ये इतनी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी कीपिंग, अब बी कीपिंग की बात करते हैं तो देखो उसमें तो कुछ है नहीं ज्यादा, ठीक है, क्वेश्चन भी कोई खास बनता नहीं है, ठीक है। बस ध्यान रखना जो कॉमन स्पीसीज है जिसको यूज किया जाता है बी कीपिंग के अंदर, एपिस इंडिका, ठीक है, एक तो ये याद रखना है, ठीक है। सब कुछ वैसा ही है, बी कीपिंग इसको बोलते क्या है, ये क्वेश्चन आता है। एपीकल्चर, जब बी कीपिंग की बात करते हैं एपीकल्चर, क्योंकि बी कीपिंग पहले आप समझ रहे हो ना, आज की डेट में बी बैग्स को यूज किया जाता है, जितने भी कॉस्मेटिक चीजें हैं वहां पर यूज होता है। हनी तो हाईली न्यूट्रिटिव होता ही है, आप देख रहे हो भाई आज की डेट में, कोरोना के टाइम पर भी इम्यून सिस्टम बूस्टर है, ठीक है। मतलब इसके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो, ठीक है, अवेलेबल है। और इसके अलावा, ठीक है,
इसके जब जो भी लोग इसको मतलब इसका कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है, उनके लिए लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एक बार इसका हाइप सेटअप बना दो, ठीक है, या तो जहाँ पर मतलब आप देख रहे हो कि अच्छे से कहीं फ्लावरिंग हो रही है या कहीं ऐसी क्रॉप है जैसे, ठीक है, सनफ्लावर वगैरह, ठीक है, वो कल्टीवेशन हो रहा है, तो वहाँ पर आप कहीं भी रख दो आसपास, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली बी पॉलिनेशन भी करेंगे, साथ साथ में हनी भी जनरेट होगा। तो बहुत बेहतरीन तरीका है, इसमें बहुत ज़्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब आपका हाइप भर जाएगा तो कॉम को खींच के निकालोगे, उसको आप सेंट्रीफ्यूग करोगे, जितना भी उसमें होगा वैक्स को अलग कर लोगे, हनी अलग हो जाएगा, उसको लोग सप्लाई करते हैं मार्केट में, बहुत कॉस्टली बिकता है, आपको पता ही है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया तरीका है, ठीक है। हनी ऑल्सो, ठीक है, कहाँ कहाँ यूज होता है, ऑल्सो प्रोड्यूस बी बैग्स विच फाइंड मैनी यूज इन इंडस्ट्री सच एज एन, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ कॉस्मेटिक एंड पॉलिश वेरियस काइंड्स ऑफ, ठीक है, डिफरेंट टाइप की चीज़ें। तो इसमें जनरल चीज़ें बनती हैं, आप कर पाओगे, ठीक है। कॉमन दो तीन बातें ध्यान रखनी है जो आपको ध्यान रखनी है। एपीकल्चर, यहाँ क्वेश्चन बनेगा कौन सी इसमें यूज करते हैं जो इंडियन में है, तो एपिस इंडिका जो सबसे ज्यादा यूज की जाती है, ठीक है। इसके कल्टीवेशन के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, ये याद रखने पड़ेंगे आपको। पहले तो आपको नॉलेज होनी चाहिए किस चीज की, नॉलेज ऑफ द नेचर एंड हैबिट्स ऑफ बीज पता होना चाहिए। अगर आपको नेचर और उसका हैबिट ही नहीं पता तो आप कहां से कल्टीवेट कर पाओगे, आपको इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, सिलेक्शन ऑफ सुइटेबल लोकेशन फॉर कीपिंग ऑफ, ठीक है, बी हाइव। अब आप भाई डेजर्ट में जाकर के आप सोच रहे हो यार हम लगाएंगे, हम करेंगे, तो वहां जब नॉलेज तो होनी चाहिए लोकेशन क्या है, आसपास फ्लावर का कल्टीवेशन है या ऐसी क्रॉप जिसमें समझ रहे हो ना फ्लावर ज्यादा होते हैं, या आपसे वो चीजें पता होनी चाहिए कि उस रीजन में कहां पर ये चीज, भाई बी को क्या चाहिए, फ्लावर चाहिए, ठीक है, तभी तो जाकर के नेक्टर कलेक्ट करेंगे, तभी तो जाकर हनी का फॉर्मेशन होगा। तो ये चीज इंफॉर्मेशन, लोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसके लिए, ठीक है। कैचिंग एंड, ठीक है, हाइविंग ऑफ स्वाम्स ग्रुप ऑफ बी। अब जैसे आर्टिफिशियल हाइव बनाते हो आप, कॉम, एक भी लकड़ी का बॉक्स होता है उसमें कॉम्स लगे होते हैं, उसमें पहले आप क्या करोगे, एक आर्टिफिशियल हाइव लोगे, उसमें अप्लाई करोगे, उसके अंदर क्या करोगे, एक क्वीन होनी चाहिए, समझ रहे हो, कुछ मेल होने चाहिए, ठीक है, और कुछ वर्कर होने चाहिए, एक कॉम्बिनेशन है इनका। उस कॉम्बिनेशन को जो ग्रुप होता है उसको आप इसमें इम्प्लांट कर दोगे, फिर वो कॉम्बिनेशन धीरे धीरे एग देगा और वर्कर बनेंगे, मेल बनेंगे, ठीक है। इतना पता होना चाहिए। फीमेल जो होती है वो डिप्लॉयड होती है, फर्टाइल होती है, ठीक है। फीमेल क्वीन की बात करता हूं तो फर्टाइल होती है, और वर्कर की बात करते हैं तो वो स्टेराइल होते हैं। बोथ आर डिप्लॉयड, बट जो क्वीन है वो फर्टाइल है और वर्कर कैसे हैं, स्टेराइल। मैंने बताया भी था आपको, ठीक है। जो ज्यादा स्ट्रांग होता है, जो, ठीक है, जो एग में जो इनिशियल स्टेज में ज्यादा स्ट्रांग होता है उसको रॉयल जेली खाने को दी जाती है, तो वो और तेजी से बढ़ता है। एक तो स्ट्रांग है और तेजी से और बढ़ता है, ठीक है। फीमेल की बात कर रहा हूं, जिसकी वजह से जो पहले मैच्योर हो जाएगा तो अपने अंदर से एंटी गोनेडल हार्मोन निकालना चालू कर देता है, उस हाइव में रिलीज हो जाते हैं, जिससे अदर जो फीमेल बी थे वो कैसे हो जाते हैं, स्टेराइल। डिप्लॉयड होते हैं पर स्टेराइल हो जाते हैं, ठीक है। तो कौन बचेगी, एक रानी मक्खी बचेगी, एक, समझ रहे हो ना, एक बचेगी, और बाद बाकी की फीमेल क्या होगी, स्टेराइल। वो फिर काम करने में लग जाती हैं, वर्कर बन जाती हैं। उसमें भी काम सबके अलग अलग है, कोई प्रोटेक्शन करता है, कोई स्काउटिंग करता है, ठीक है, कोई हनी को कलेक्ट करके लाता है, उसमें डिवीजन हो गया। और मेल कैसे होते हैं, वही मेल फर्टिलाइजेशन से नहीं बनते, एग का जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फीमेल बनते हैं, ठीक है। उनमें से कुछ फर्टाइल कुछ स्टेराइल, जो स्टेराइल होते हैं वर्कर बन जाते हैं, फर्टाइल भी रानी यानी क्वीन का फॉर्मेशन हो जाता है। जो अनफर्टाइल एग रह जाते हैं यानी पार्थिनोजेनेसिस, आप समझ गए, उससे क्या बन जाते हैं, मेल बन जाते हैं, पर मेल हैप्लॉइड होते हैं, क्योंकि बिना फर्टिलाइजेशन तो हुआ नहीं, तो मेल हैप्लॉइड होते हैं पर फर्टाइल होते हैं। फीमेल डिप्लॉयड होते हैं पर जो क्वीन होती है वो फर्टाइल होती है, और जो वर्कर होते हैं वो स्टेराइल होते हैं। तो एक कॉम्बिनेशन आपको पता होना चाहिए, ये कॉम्बिनेशन पर्पस में आप फिट करना है। मैनेजमेंट ऑफ, ठीक है, बी हाइव ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन, आपको पता नहीं जो सीजन चेंज हो रहा है तो उस तरीके से उसको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि सारा खेल तो सीजन का ही है, फ्लावर का ही है, कहाँ क्या कैसे कल्टीवेशन करना है, ठीक है। हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ हनी एंड बी बैग्स, ये इसकी नॉलेज, इसकी ट्रेनिंग लेने पड़ती है, तो ऐसे ना कोई भी लाके हाथ डाल देगा तो खा जाएंगी भी, तो उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग ली जाती है, कैसे हैंडलिंग करनी है, बी बैग्स कैसे अलग 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 करना है, हनी को, एक बेसिक इंफॉर्मेशन है। इन सब की नॉलेज होगी तभी आप इस सिस्टम को जनरेट कर पाओगे, ठीक है। बेसिक यही है इंफॉर्मेशन। चलो अब फिशरीज में दो चीजें आती हैं। फिशरीज क्या होती है, मैंने बताया। फिशरीज की बात करते हैं तो इसमें फिश के अलावा, मैंने बताया, ठीक है, ठीक है, इसमें अगर हम फिश के अलावा बात करते हैं तो कुछ जैसे इसमें मोलस्कस को भी इंक्लूड किया है हमने, ठीक है। इसके अलावा फिशरीज इज द इंडस्ट्री, ठीक है, कैचिंग, प्रोसेसिंग, सेलिंग ऑफ फिश। फिश के अलावा अदर एक्वेटिक एनिमल, हाँ,
देखो फिश के अलावा और क्या क्या आ जाएंगे, अदर एक्वेटिक एनिमल। अदर एक्वेटिक एनिमल की बात करते हैं तो क्या क्या आएंगे इसके अंदर, ठीक है, अदर एक्वेटिक एनिमल। अब अदर एक्वेटिक एनिमल पे मत चक्कर खाना, मैं बताया भी था। देखो इसमें क्या क्या आ गए, प्रॉन आ गया, इसमें क्या आ गए, क्रैब्स आ गए, लोबिस्टर आ गए, एडिबल ऊस्टर आ गए यानी मोलस्कस, और क्रस्टेशियंस, ठीक है। फिश के अलावा मोलस्कस, क्रस्टेशियंस जो भी मतलब एडिबल होते हैं, खाने वाले होते हैं, लोग खाते हैं, तो वो सब मिलाकर के इसको फिशरीज बोलते हैं, ओनली फिश नहीं, ठीक है। फिश के अलावा मोलस्कस, क्रस्टेशियंस, इन सबको मिलाकर के फिशरीज टर्म यूज करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। पिस्सीकल्चर बोलेगा, पिस्सीकल्चर, ठीक है, तो वो स्पेसिफिक हो गया फिश के लिए, वो मैं समझाता हूं अभी। तो इसमें आपको एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, वो कौन कौन से फिश हैं, तो आप बेसिक पता ही है आपको, फ्रेश वाटर फिश हमने इनवर्टिब्रेट जब और सॉरी कॉर्डेटा पढ़ाते हैं तो वहां सारे हमने फ्रेश वाटर फिश और मेरीन वाटर फिश आपको ट्रिक से याद करा ही देते हैं, तो वही यहां पर दे रखे हैं, ठीक है। फ्रेश वाटर में आप जानते हो कैटला, रोहू, ठीक है, कॉमन क्रैप्स आ गए इसके अंदर। मेरीन वाटर की बात करते हैं, ठीक है, इंक्लूड हिल्सा, हिल्सा, ठीक है, सार्डिन्स, ठीक है, और मैक्रल एंड प्रॉम्फिट्स, ये सारी ले लो, ठीक है, इतना याद रखना है आपको, फाइंड आउट, ठीक है। बस ये फिश टाइप हो गए, ये पता होने चाहिए। इसका एक कल्टीवेशन कैसे करते हैं वो समझा देता हूं मैं, ये एक थोड़ा काम का है, इस पर क्वेश्चन बन जाते हैं और बच्चे को यही नहीं आता बस। देखो फिश, क्योंकि यहाँ कल्टीवेशन की बात चल रही है, सबसे पहले ग्लास का जार लेते हैं, ठीक है। ग्लास के जार में एक, ठीक है, वाटर ले लिया आपने, अब इसमें आप एक तो फीमेल को रखोगे, एक फीमेल को, ठीक है, भाई आपको फर्टिलाइजेशन कराना है, ठीक है। तो एक तो क्या होगी इसके अंदर, फीमेल। अब मेल एक नहीं चाहिए, मेल दो चाहिए, ठीक है। यहां भी कंपटीशन की भावना आ गई, एक मेल छोड़ दोगे तो वो फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा एग का, फीमेल तो एग दे देगी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। एक मेल छोड़ दिया इसके अंदर तो फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा, वो आलसी तरफ पड़ा रहेगा। आपने जैसे एक मेल और छोड़ दिया तो एक फर्टिलाइज करेगा, दूसरे को लगेगा ठीक है यार तू कर सकता है मैं भी कर सकता हूं, ठीक है, तो कंपटीशन आएगा। तभी ध्यान रखना, इसलिए एक ट्रिक रखी जाती है यहां पर, अगर वन फीमेल है तो मेल कितने रखे जाएंगे इसमें, मेल 2, मेल 2 लेते हैं और फीमेल 1 लेते हैं, आप समझ रहे मेरी बात, तब जाकर के यहां पर एग का फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। यह भी ध्यान रखना है आपको, जो अनफर्टिलाइज एग होते हैं वो बॉटम पे होते हैं और फर्टिलाइज एग होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। जो एग ऊपर आ गए, फर्टिलाइज हो गए, इनको धीरे से उठा करके हम दूसरे पॉन्ड में ट्रांसफर कर लेते हैं, ठीक है, सिंपल। सबसे पहले आपने ग्लास जार लिया, उसमें एक फीमेल और 2 मेल रखते हैं, 2 मेल क्यों रखते हैं समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझो, ठीक है भाई। फीमेल बॉटम पर एग लेइंग कर देगी, मेल जाएगा उन एग को के ऊपर स्पर्म को स्प्रे करेगा, ठीक है। एक मेल डालोगे तो स्प्रे नहीं करेगा, पड़ा रहेगा, 2 मेल डालोगे कंपटीशन आएगा तो स्प्रेइंग स्टार्ट हो जाएगी और एग मैक्सिमम एग फर्टिलाइज होंगे। जो एग फर्टिलाइज होंगे वो ऊपर आ जाएंगे, जो अनफर्टिलाइज होंगे नीचे रह जाएंगे। जो फर्टिलाइज एग ऊपर आएंगे उनको सेपरेट कर लेंगे, कहां पर, दूसरे जार में, ठीक है। इसको हैचिंग पॉन्ड बोलते हैं। हैचिंग पॉन्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पर हैचिंग होने वाली है, करा देते हैं हैचिंग। मानो एग आया, ये एग अंदर आया, हैचिंग समझते हो, एग के फटना, एग का फटना, फट गया एग, हैचिंग हो गई। और हैचिंग करने से बाहर जो निकलेगा वो कौन होगा, ये छोटा सा फिश बाहर निकल रहा है, ये बाहर निकल रहा है, ये निकल गया बाहर, ये बाहर आ गया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्राई। ये स्मॉल फिश है ना, इसको क्या बोलते हैं, फ्राई। यानी हैचरी पॉन्ड में किसका फॉर्मेशन होता है, फ्राई। फ्राई की खास बात क्या है, इनके अगर मैं साइज की बात करता हूं तो इनका साइज अप्रोक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ये हो क्या रही है, हैचरी पॉन्ड में हैचिंग हो रही है। जब हैचिंग हो जाती है, फ्राई बाहर निकलते हैं जो 1 सेंटीमीटर के होते हैं, और खास बात क्या है, इनमें माउथ एब्सेंट होता है, ये पहचान है इनकी। 1 सेंटीमीटर के होते हैं, माउथ एब्सेंट होता है, ये बन जाते हैं। जब हैचिंग हो जाएगी तो सारे के सारे फ्राई को उठा करके हम दूसरे पॉन्ड में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। जब जब फ्राई इसमें आते हैं, इसमें किसको ट्रांसफर करेंगे, फ्राई 1 सेंटीमीटर, जिसमें माउथ एब्सेंट होता है, ठीक है। अब इसमें आकर के इनका साइज बढ़ेगा, क्या होगा, साइज बढ़ेगा, बढ़ा देते हैं साइज, ठीक है, कलर भी चेंज कर देते हैं इनका, चलो। अब इनका साइज बढ़ गया, साइज बढ़ने के साथ साथ इनके पास माउथ भी आ जाएगा, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं फिंगर
फिंगरलिंग। दो बात खास बात क्या है, इसका साइज कह सकते हो 4 to 6 सेंटीमीटर का हो जाता है और माउथ यहां पर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ये खास बात है इनकी, माउथ आ गया, साइज बढ़ चुका, इनको फिंगरलिंग्स बोलते हैं। अब इन फिंगरलिंग्स को उठा करके नेक्स्ट पॉन्ड में ट्रांसफर करते हैं। अब क्वेश्चन क्या आता है कि नर्सरी पॉन्ड में किसका फॉर्मेशन होता है, फिंगरलिंग्स का। नर्सरी पॉन्ड में किसको ट्रांसफर करते हैं, फ्राई को करते हैं। फ्राई का फॉर्मेशन किस पॉन्ड में होता है, हैचरी पॉन्ड में। ये क्वेश्चन बनते हैं सिंपल, ठीक है। तो अब इसको रियरिंग पॉन्ड में किसको ट्रांसफर करते हैं, फिंगरलिंग को। बिल्कुल सिंपल कर दिया मैंने आपको, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको, ठीक है। फिंगरलिंग की क्वालिटी 4 to 6 सेंटीमीटर लेंथ होगी, माउथ में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब फिंगरलिंग यहां पर आके किसमें कन्वर्ट होते हैं, एडल्ट, ठीक है। तो रियरिंग पॉन्ड जिसमें इनका क्या होता है भाई, एडल्ट बन चुके, अब इनको ठीक है एडल्ट में भाई कन्वर्ट हो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, इनका पालन पोषण हो रहा है, ठीक है, रियरिंग हो रही है। तो रियरिंग पॉन्ड में इनका पालन पोषण होता है, ये एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं। जब एडल्ट बन जाते हैं तब उठा करके इनको स्टॉकिंग पॉन्ड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। किसको करते हैं, एडल्ट को। एडल्ट को स्टॉकिंग पॉन्ड में डाल देते हैं और स्टॉकिंग पॉन्ड में स्टॉक यहां से सेलिंग के लिए जाते हैं सारे के सारे। अब समझ में आ गया, यही क्वेश्चन सिंपल बनते हैं भाई। ग्लास जार में फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है, समझ में आ गया। हैचिंग पॉन्ड में हैचिंग हो रही है, हैचरी पॉन्ड के अंदर ट्रांसफर किसको कर रहे हैं, ठीक है, फ्राई को, ठीक है। नर्सरी पॉन्ड से रेयरिंग पॉन्ड में किसको कर रहे हैं, फिंगरलिंग को। फिर रेयरिंग पॉन्ड से स्टॉकिंग पॉन्ड में किसको ट्रांसफर कर रहे हैं, एडल्ट को। सीख गए आप तो कर लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। समझ में आ गया किस तरीके से ट्रांसफर हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप, कौन कहां बन रहा है, क्या हो रहा है, पूरी मैकेनिज्म आपके सामने आ गई और यहां के बाद सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो फिशरीज हैज एन इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्लेस इन इंडियन इकोनॉमी, बिल्कुल ठीक है। इट प्रोवाइड द मेन चीज पर आ जाओ, ठीक है। मेन चीज क्या है, अब जहां से क्वेश्चन बनता है, देखो क्वेश्चन कहां से बनेगा, क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन पिसी, यही से क्वेश्चन बनता है, और एक्वाकल्चर, इन दोनों में अंतर क्या होता है। मैंने बताया अगर फिशरीज कहेगा, फिशरीज में फिश भी आ गए, क्रस्टेशियंस भी आ गए, मोलस्कस भी आ गए, पर अगर वो पिसीकल्चर बोलता है, पिसीकल्चर, ठीक है, तो पिसीकल्चर बोलते ही समझ जाना ओनली फिश की बात कर रहा है। तो पिसीकल्चर ओनली फिश के लिए लेते हैं, और एक्वा कल्चर, तो एक्वा का मतलब वाटर, तो उसमें हम वाटर के प्लांट्स और वाटर के एनिमल दोनों को, ठीक है, कल्चर कराते हैं। यानी एक्वाटिक प्लांट और एक्वाटिक एनिमल दोनों को कल्चर करने का जो मेथड होता है उसको एक्वा कल्चर बोलते हैं। स्पेसिफाई नहीं है फिश के लिए पर्टिकुलर उसके लिए। तो एक्वा कल्चर में दोनों आ गए, वाटर प्लांट एंड वाटर एनिमल। पिसीकल्चर में ओनली फिश, फिशरी में फिश, मोलस्कस, ठीक है, एंड फिश, मोलस्कस एंड, ठीक है, क्रस्टेशियंस। एकदम क्लियर है बिल्कुल, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ब्लू रिवोल्यूशन किसे कहते हैं भाई, पिसीकल्चर को, ठीक है, यानी फिश के कल्टीवेशन को। ग्रीन रिवोल्यूशन में स्टार्टिंग में कराई चुका हूं, हरित क्रांति। तो ये सारे पॉइंट कवर हो गए जहां से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है, हर बात मैंने करा दी, ठीक है। तो मुझे लगता है याद भी हो गई, बहुत सिंपल तरीके से समझा है इस चैप्टर को, जितना सिंपल हो सकता है सिंपल तरीके से समझा रहा हूं मैं आपको, ठीक है, समझ में आ भी रहा होगा, ठीक है। यहां तक मुझे लगता है भी नहीं कोई डाउट होना चाहिए आपको, ठीक है। अपनी तरफ से तो देखो बेटा, मैं जो भी है बेहतर कर ही रहे हैं, पर अब ध्यान ये रखना है आपको, क्योंकि अब थ्योरी नहीं पढ़नी, आज खत्म, तो थ्योरी नहीं पढ़नी है अब आपको। अब आपको करना क्या है, मैंने आपको एक ही बात बोला कि अब आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। पर डे एक फुल पेपर आपको लगाना है। आप चैप्टर वाइज नहीं करोगे, आप चैप्टर वाइज का समझ आ चुका है, ठीक है। अब आपको प्रैक्टिस करनी है कि सारे चैप्टर अगर आपके अचानक से नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी सब सामने रखा हुआ है, उसकी प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। तभी ब्रेन की वो कैपेबिलिटी डेवलप होगी मिक्सिंग क्वेश्चन की। अब आपने डाइजेशन पढ़ा, डाइजेशन क्वेश्चन लगा रहे हो, ये जमाना टाइम निकल गया। अब आपको मिक्सिंग करनी है, पूरे समझ रहे हो ना, फुल टेस्ट पेपर आप लगाओ। इससे मैं सच कह रहा हूं, आपकी क्वालिटी, क्वांटिटी सब चीजें इंक्रीज होंगी। आप समझ रहे हो ना मेरी बात। क्वांटिटी का मतलब है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कैपेसिटी, ठीक है, कम से कम माइनस करने की कैपेसिटी, ठीक है, ब्रेन को घुमाने की कैपेसिटी। और फिर भी कोई कंसेप्ट नहीं बनता तो आप थ्योरी उठाओ। एनसीईआरटी हम आपको बहुत बेहतरीन तरीके से करा चुके हैं, ठीक है। अगर टाइम हो तो पैरेलली आप एनसीईआरटी एक बार और पढ़ सकते हो, ठीक है, सेल्फ, अपने आप, क्यों अपने आप सेल्फ करना बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी, ठीक है, और क्वेश्चन लगाओ, जितना क्वेश्चन लगा सकते हो क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। तो मैंने बताया भी कि हम लोग काफी क्वेश्चंस के लिए और भी चीजें कर रहे हैं, पर सेल्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी भी जरूरी है। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। सेल्फ स्टडी, मैं तो ये कहूंगा कमरे में बंद कर लो अपने को, सारे रिश्तेदारों से हाथ जोड़ लो, ठीक है, मम्मा पापा से कह दो कि अब,
ठीक है, कुछ टाइम बचा हुआ है, मुझे छोड़ दो कमरे के अंदर, बस टाइम से खाना पीना देते रहना, ठीक है। और मैं सच कह रहा हूं कि अब बस अपने को एकदम डिवोट कर दो, बहुत तोप नहीं है सिलेक्शन को निकालना, बहुत सिंपल तरीका है। अब सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस, एक एक, ठीक है, मॉक रोज पर डे 2-3 पेपर, दो पेपर तो पर डे लगाओ, ठीक है। मैं सच कह रहा हूं, उतनी सुपर तरीके से हो जाएगा। फिर क्योंकि पेपर लगा रहे हो और एक भी डाउट आ गया तो आप थ्योरी देखोगे, यानी ये पार्ट हमारा वीक था, इससे आपको वीक पार्ट भी मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। अभी ऐसे आप थ्योरी पढ़ते रहोगे तो मजा नहीं आएगा, ठीक है, आपको पता नहीं चलेगा आपका वीक पार्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग पार्ट क्या है, ठीक है। तो बस उसको आइडेंटिफाई करने के लिए स्ट्रेटेजी को फॉलो करना पड़ेगा और टाइम से करना है, 3 आवर्स के अंदर OMR सीट भरते हुए करना है, ठीक है। और एक बात दिमाग में बिठा लेना, ये परमानेंटली बिठा लेना कि मेहनत बेकार नहीं जाती। अगर आप सच्चे मन से मेहनत कर रहे हो ना, मैं सच कह रहा हूं, ये मैं दिल से बोल रहा हूं, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, ठीक है। सिलेक्शन हो या ना हो, अगर आपने सच्चे मन से मेहनत की है तो वो यूटिलाइज तो होगी कहीं ना कहीं, कहीं पर भी हो वो यूटिलाइज होगी। इसलिए करो सच्चे मन से मेहनत करो, 100% कहीं ना कहीं रिजल्ट आएगा ही। मैं तो कहता हूँ मतलब इसी अटेम्प्ट में रिजल्ट आएगा, अगर आपने जरा भी कहीं पर भी, समझ लो ना, नहीं आप कहते हैं कहीं ना कहीं एफर्ट 100% नहीं लगाया तो एक केस अलग है, और आप 100% लगा रहे हो और फिर बाकी का ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो, ठीक है। टेंशन नहीं लेना रिजल्ट से, ठीक है। आपने अपना काम किया, आपका अपना सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, यार मैंने बेहतर किया, ठीक है। रिजल्ट जैसा आता है आने दो, ठीक है। मैं भी ये सोचता हूं कि मैं आपको बेहतर दे रहा हूं, ठीक है। मुझे पता है कि ऑनलाइन के लिए, ऑनलाइन में एक ही दिक्कत होती है, पायरेसी, ठीक है। फिर भी मैंने अपनी तरफ से अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कि हाँ मैं हर बच्चे को, मतलब ऑनलाइन के अंदर जो बेहतर क्वालिटी नहीं मिल रही है उसको बेहतर चीज दूंगा, ठीक है, चाहे पायरेसी हो या जो भी हो। अपना बेस्ट मटेरियल जो इतने सालों में तैयार किया वो बच्चों को प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। अपनी जो मतलब और भी, ठीक है, हाँ बस कुछ कमी रह गई, कमी का मतलब कुछ बहुत सारे चैप्टर ऐसे रह गए जो मैं नहीं करा पाया, ठीक है, बहुत सारे रह गए अभी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से लेकर के बायोमॉलिक्यूल से लेकर के जो चाहता था कराना, ठीक, कोई नहीं, ठीक है, उसमें तो खैर अलग सर फिर टाइम देंगे। और इस मतलब हम टाइम टू टाइम जैसे जब टाइम मिलता जाएगा वो टाइम देते जाएंगे, अपॉर्चुनिटी देते जाएंगे, तो हम बेहतर से बेहतर और भी आपको मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे, और मतलब बेहतर आगे वाली जनरेशन के लिए। इस जनरेशन के लिए तो हम ये कहेंगे कि इस बार मेडिकल कॉलेज में, ठीक है, दम लगा दो इस बार मेडिकल कॉलेज के अंदर, ठीक है। फिर भी 1% कोई रह जाता है, मान लो इतनी बड़ी सबका 100% तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो अगर वो सच्चे मन से मेहनत कर रहा है तो उसका आउटपुट यार कहीं ना कहीं तो आएगा। ये मेरा अपना बिलीफ है कि मेहनत बेकार नहीं जाती, ठीक है, वो कहीं ना कहीं फॉर्म में आपके कन्वर्ट होगी। भाई एजुकेशन तो इतनी अनमोल है यार, वो कैसे बेकार चली जाएगी, ठीक है। तो पॉजिटिव रहो, ठीक है, पॉजिटिव रहो, पूरे पॉजिटिव होकर के पूरी 100% एफर्ट लगाते हुए एग्जाम देना है, ठीक है। आप समझ गए ना मेरी बात? तो बस यही मेरी बेस्ट विशेज हैं, ठीक है, कि इस बार आप मेडिकल कॉलेज में पहुंचोगे ही, ठीक है। कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो आपके कंसेप्ट को और बेहतर कर देंगे। इट इज, ठीक है, एस्टिमेट दैट मोर देन ऑफ द वर्ल्ड लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इज इन इंडिया एंड चाइना, बताया था मैंने, मोर देन 70%, ठीक है। चलो, जैसे ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेयरी फार्म मैनेजमेंट एक्सेप्ट, अंडरलाइन कर लिया करो ऐसे क्वेश्चन को, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए अंडरलाइन करो, ठीक है। मैंने बोला हमने स्प्रिंट सीरीज भी चला रखी है, ठीक है, ऐप पर, तो स्प्रिंट सीरीज भी आप देखोगे, ठीक है, ऐप से, ठीक है, जिससे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस बेटर हो जाएगी। पर सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है इस समय, सेल्फ फुल पेपर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। हम तो जितना कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, बट एक बार सेल्फ भी करना है, तभी आपके अंदर उस असली कॉन्फिडेंस है ना, वो तब आता है जब सेल्फ स्टडी करते हैं, ठीक है। हम तो कोशिश कर ही रहे हैं, लास्ट टाइम तक लगे रहेंगे एग्जाम टाइम तक, पर सेल्फ जब तक आप करोगे ना, आपका वो सुपर मोटिव में ना अंदर से वो कॉन्फिडेंस आता है ना, वो चीज़ तभी जनरेट होगी एक बार सेल्फ करोगे हर चीज़। वो खैर मैक्सिमम बच्चे तो कर ही चुके हैं, कई बार रिवीजन कर चुके हैं, पर अब जो करना है वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। टेस्ट पेपर लगाने हैं, मैक्सिमम फुल पेपर लगाने हैं, टाइमली लगाने हैं, और अगर कंसेप्ट बिगड़ रहा है तो उससे आइडिया लगेगा कौन सा पॉइंट आपका वीक है, क्योंकि फुल पेपर लगाओगे तो आपको एकदम आइडिया आता जाएगा कि किस कहाँ वीकनेस, उसको फिर से स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, और सिलेक्शन कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है, ठीक है, आप ले पाओगे, ठीक है। तो समझ में आया? एक्सेप्ट देखना है आपको क्या चीज एक्सेप्ट है, इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ मिल्क, भाई ठीक है। सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड, ठीक है, हैविंग हाई यील्ड, भैया ठीक है। सिलेक्शन ऑफ ब्रीड विच आर वल्नरेबल टू डिसीज, रॉन्ग बेटा, रेजिस्टेंट टू डिसीज, एनसीईआरटी के लाइन, मेंटेनेंस ऑफ द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फूड, इट्स ओके। थर्ड वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, एक्सेप्ट थर्ड। इनब्रीडिंग इज कैरिड आउट इन एनिमल हस्बेंड्री बिकॉज इट, ठीक है, क्या करती है, होमोजाइगोसिटी को बढ़ाती है, इंक्रीज होमोजाइगोसिटी, इनब्रीडिंग करोगे होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी, समझाया था मैंने।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी टू इवॉल्व अ प्योर लाइन इन एनी एनिमल। प्योर लाइन को कौन मेंटेन करता है? मैंने बताया इनब्रीडिंग कराते रहो, प्योर लाइन मेंटेन हो जाएगी, ठीक है। और दिक्कत क्या आती है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन, अभी बताया मैंने, ठीक है। हिसारडेल, अ न्यू ब्रीड ऑफ सीप इज प्रोड्यूस थ्रो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की प्रोबेबिलिटी है, ध्यान रखना, ठीक है। मैंने बताया था क्रॉस ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग का रिजल्ट है, ठीक है। आउट क्रॉस का नहीं, क्रॉस ब्रीडिंग का रिजल्ट है। अलग अलग टाइप की ब्रीड को हमने क्रॉस करा के हिसारडेल सीप को जनरेट किया पंजाब में। फॉलोइंग आर द स्टेप इन मोइट, ठीक है, ठीक है, मोइट को, ठीक है। प्रोग्राम फॉर द, ठीक है, हर्ड इंप्रूव इन विच द काउ हैज बीन एडमिनिस्ट्रेटेड टू द हार्मोन एफएसएच, ठीक है, एफएसएच को उसको देना चालू कर दिया। अरेंज द स्टेप, अब स्टेप अरेंज करने हैं, यानी मोइट के स्टेप देखो। सबसे पहले क्या है? ट्रांसफर ऑफ, ये लास्ट में आएगा। इन प्रोड्यूस 6 to 8 एग, ठीक है, ये बाद में आएगा। इट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और, ठीक है, मेटेड विद एन, ठीक है, हाँ पहले यही ले लेंगे, नंबर 3, ठीक है। सबसे पहले आप क्या कराओगे? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराओगे। इंसेमिनेशन करने से क्या होगा भाई? पहले आपने क्या किया? एफएसएच का इंडक्शन दिया। अच्छा, इससे भी पहले देखो, इससे भी नहीं, सबसे पहले आपने एफएसएच इंड्यूस किया। एफएसएच इंड्यूस करने के बाद इट प्रोड्यूस 6 to 8 एग। नंबर 1 क्या आने वाला है? सेकंड वाला। सबसे पहले क्या होने वाले हैं? 6 to 8 एग प्रोड्यूस होंगे एफएसएच के इंडक्शन से। जब 6 to 8 एग प्रोड्यूस होंगे तो आपको क्या करना है? नंबर 2 पर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर देना, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो जो इनिशियल एम्ब्रियो बनेंगे वो 32 सेल वाले बनेंगे, ठीक है। इनको आप कलेक्ट कर लोगे, नंबर 3। और फाइनली क्या करोगे? सैरोगेसी के थ्रू किसी अदर फीमेल में इंसर्ट कर दोगे। तो क्या आएगा इसमें? ठीक है, BCDA, फोर्थ वाला आ गया, फोर्थ वाला BCDA, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा, समझ ना? BCDA। कंसेप्ट एकदम क्लियर रखो, बस कंसेप्ट को फॉलो करो, मैं सच कह रहा हूं, मजा आ जाएगा। ब्लू रिवोल्यूशन इज एनहांसमेंट इन प्रोडक्शन ऑफ, जब भी ब्लू रिवोल्यूशन की बात करते हैं तो फिश की बात करेंगे, समझाया था मैंने आपको, ठीक है। सारे कंसेप्चुअल पॉइंट तो मैंने बता ही दिए, ओके। तो कुछ क्वेश्चंस रखे थे मैंने, ठीक है। तो अपनी तरफ से बेटा हम जो भी कर सकते हैं वो कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, ठीक है। और कोशिश भी करता रहूंगा कि जैसे जैसे यूट्यूब पर हम अलग सर जैसे जैसे मौका देते जाएंगे, ठीक है, उतना बेहतर 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 हम आपको मटेरियल प्रोवाइड कराते जाएंगे, बहुत बेहतर मटेरियल, ठीक है। और अभी इस जनरेशन के लिए तो हम यही बोलते हैं, ठीक है, कि बस 1 month भी नहीं बचा, कमरे में बंद कर लो, ठीक है, पॉजिटिव रहो और पॉजिटिव रह करके जितने क्वेश्चंस लगा सकते हो क्वेश्चंस लगाओ और मिक्स क्वेश्चन लगाओ, यानी फुल पेपर सॉल्व करो और फिर समझ एनालिसिस करो प्रॉपर तरीके से। एक दिन में आप 2 ही पेपर सॉल्व कर सकते हो मैक्सिमम, तो पेपर करो फिर एनालिसिस करो उसकी, पेपर करो फिर एनालिसिस करो और अपनी वीकनेस ढूंढो, ठीक है, स्पीड मेंटेन करो, टाइम के अंदर सॉल्व करो उसको, ठीक है। तो सारी जितनी भी कमियां हैं वो दूर हो जाएंगी और एग्जाम टाइम तक एकदम आपके अंदर एकदम मैच्योरिटी आ जाएगी, ठीक है। और बहुत टिपिकल नहीं है, ठीक है, बहुत टिपिकल नहीं है, ठीक है। पैरेलली चाहो तो एक एनसीईआरटी को एक बार और कर सकते हो। कंसेप्चुअल एनसीईआरटी मैंने पूरी करा दी है, एनसीईआरटी छोड़ी ही नहीं है पूरे कोर्स के अंदर, अपनी तरफ से मैंने फुल एफर्ट लगाया है, हमारी पूरी टीम ने पूरा एफर्ट लगाया है। आपको पता है इस कोरोना पीरियड के अंदर हमारी ढेर सारी टीम मेंबर्स भी, ठीक है, कोरोना पॉजिटिव हुए थे, ठीक है। मेरे भी मैं भी कोरोना पॉजिटिव हुआ था, मेरी पूरी फैमिली पॉजिटिव हुई थी, लेकिन आपके सिलेबस को खत्म कराना मोटिव था और बेहतरीन तरीके से पूरी कोशिश की है बेटा। क्वालिटी कहीं गिरने नहीं दी है, किसी भी स्थिति में गिरने नहीं दी है हमने, क्वालिटी इंडियाज बेस्ट क्वालिटी दी है, ठीक है। हर डर को निकाल करके, हर पायरेसी, हर ये चीज जो होगा देखा जाएगा, बट आपको बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करानी है अपनी तरफ से। हम पूरी टीम, ठीक है, पूरा PW, ठीक, इंक्लूडिंग अलग सर, ठीक है, सभी ने मिलकर के अपना पूरा आउटपुट दिया है, ठीक है, पूरी टीम ने आउटपुट दिया है, ठीक है, हर स्थिति में आउटपुट दिया है, क्वालिटी मेंटेन करके रखी है। अब आपकी बारी, ठीक है, अब आपकी बारी, आपको आउटपुट देना है, हर हाल में देना है, ठीक है। और हम वेट करेंगे आपके बेहतरीन रिजल्ट का, ठीक है। और 100% और आप देने वाले हो, पॉजिटिव रहना, ठीक है। और आप पॉजिटिव रहोगे तो बढ़िया तरीके से खेलोगे, ठीक है। डर नहीं होना चाहिए, क्या होगा, अरे जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। अपनी तरफ से अभी टाइम है, डन तैयारी करेंगे, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। भाई जिंदगी थोड़ा रुक जाएगी, ठीक है, पेपर होगा, अपनी तरफ से फुल पूरे दम लगाएंगे, सिलेक्शन होता है तो बढ़िया, नहीं होता है तो समझ कौन सा कुंभ का मेला है 14 साल बाद आएगा, ठीक है। पर पॉजिटिव होकर के दोगे, ठीक है, जिससे बेहतर खेल पाओगे, ठीक है, क्योंकि समय से कीमती कुछ भी नहीं है। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट फॉर नीट एग्जाम और मेरी ढेरों सारी बेस्ट विशेस आप सबके साथ हैं, ठीक है।
तो बस जो वास्तव में मेहनत कर रहा है 100% ऊपर वाले का आशीर्वाद, हम सबका आशीर्वाद आपके साथ रहेगा और आप अच्छा रिजल्ट देने वाले हो। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट।